नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर नंबर 7, जो कि है आपका लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी को फ्रेंड्स आपका रन करने के लिए, किसी भी आपके कंट्री को चलाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो आज के इस चैप्टर में हम वही ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन पढ़ने वाले हैं। उन्हीं ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन को लाइफलाइन ऑफ इकोनॉमी कहा गया है, क्योंकि कोई भी आपकी इंडस्ट्री सेटअप हो जाए, कुछ भी आपका सेटअप हो जाए, कुछ भी कंट्री हो, आपको गुड्स हैं वो भी आपको ट्रांसपोर्ट कराने पड़ते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने पड़ते हैं। जैसे कि आपका जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग आपकी माइंस है, कोई प्लेस है जहां से आपका रॉ मटेरियल मिलता है, वहां से उसको जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगी वहां तक जाएगा, फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स होंगे वो भी आपके मार्केट तक ट्रांसपोर्ट होंगे। तो इनके लिए आपका रेलवेज, रोडवेज और आपका एयरवेज और जो आपका इनलैंड वाटरवेज होता है ना, जहां पे आपकी छोटी छोटी फेरीज और शिप्स चलते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आपके पोर्ट्स आते हैं, जब हम ओवरसीज जो हमारा ट्रेड होता है वो हम पोर्ट से करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज के इस चैप्टर में हम सारे के सारे जितने भी हमारे पास मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो आपके ह्यूमंस को और गुड्स और जो सर्विसेज होती हैं हमारे पास, उनको एक से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं, पूरे इंडिया को इंटीग्रेट करने का काम करते हैं। और किसी पर्सन को अगर आपको जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी जाना हो तो उसको बहुत ही कम टाइम में, एक ईजी वे में वहां पे आपको पहुंचा देते हैं। ये देखिए, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट आपके 3 तरह के होंगे, एक लैंड वाले होंगे और एक आपके वाटर वाले और एयर वाले होंगे, जिन्हें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सारा डाटा मैं दूंगा, वो सारा डाटा आपका लेटेस्ट होगा, सारी मिनिस्ट्रीज की वेबसाइट से उठाया हुआ होगा, और ये डाटा आप एनसीईआरटी में अपडेट कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स फिर हम पढ़ेंगे आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बाद पढ़ेंगे आपका इंडिया का ट्रेड, कि कितना इंडिया एक्सपोर्ट्स करता है, क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, और कितना इंडिया इंपोर्ट करता है, क्या क्या इंपोर्ट करता है। और फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं, नेगेटिव होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, या फिर आपका पॉजिटिव होता है। ये सब आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारा टूरिज्म, ये ट्रेड में हमारा टूरिज्म का क्या इंपॉर्टेंस है, वो भी सब हम देखेंगे। तो चलिए आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो गुड्स और सर्विसेज होती हैं वो आपकी एक से दूसरी जगह ऐसे ही मूव नहीं करती हैं, फ्रॉम सप्लाई लोकल्स टू डिमांड लोकल्स ऑन देयर ओन, यानी कि जहां से उनका रॉ मटेरियल मिलता है और जहां पे मार्केट होती है वहां से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तक, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आपका मार्केट तक, ये अपने आप मूव नहीं करती है। इनको मूवमेंट कराने के लिए फ्रॉम देयर सप्लाई लोकेशन, जहां से रॉ मटेरियल मिलता है, टू डिमांड लोकेशन, मार्केट्स तक आपको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है। कुछ देखिए, कुछ हमारे पास जो पर्सन होते हैं जिनको हम ट्रेडर्स बोलते हैं, हु मेक प्रोडक्ट्स, और जो कि आपके कंज्यूमर्स के पास आते हैं, कैसे वो आपके ट्रांसपोर्टेशन से आएंगे। जो फिर पेस ऑफ डेवलपमेंट है कंट्री की, देखिए जो कंट्री का विकास होता है ना, जो उसका मतलब पेस होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है अपॉन द प्रोडक्शन एंड गुड्स ऑफ सर्विसेज, कि किस अमाउंट में आपके गुड्स और सर्विसेज आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं। और साथ ही साथ में इसके साथ दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो पेस ऑफ डेवलपमेंट आपकी कंट्री का जिसके ऊपर डिपेंड करता है, वो है आपका मूवमेंट ओवर स्पेस। वो जो गुड्स और सर्विसेज हैं, जो गुड्स आपके प्रोड्यूस हुए हैं, उनकी मूवमेंट, कंट्री के पीपल की मूवमेंट एक से दूसरी जगह, और इंडस्ट्री से उन गुड्स की मूवमेंट आपका मार्केट में, उस पर भी बहुत सारा डिपेंड करता है। देयरफॉर एफिशिएंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर प्री रिक्वायर्ड फॉर द फास्ट डेवलपमेंट। देखिए, आपको तेजी से अगर विकास दर चाहिए इस देश की, तो आपका जो ट्रांसपोर्ट है आपका, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए फ्रेंड्स। देखिए, आपके 3 टाइप के आपके ट्रांसपोर्ट हैं, जो आपके मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज है, वो आपके 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स ऑफ आवर अर्थ, जैसे कि आपका लैंड हो गया, वाटर हो गया और एयर हो गया। लैंड से जाते हैं आपके कुछ, आपके जैसे रोड है आपका, ये देखिए लैंड वाले कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। लैंड वाले हैं आपके कौन से, रोडवेज, जो आपके रोड्स होते हैं जिनपे आपके व्हीकल्स वगैरह चलते हैं। फिर आपका रेलवेज, इंडियन रेलवेज जो है। फिर आपकी पाइपलाइन, इस पाइपलाइंस में आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह और बहुत सारे सॉलिड्स भी हम भेज देते हैं, वो आगे आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर वाटर में हमारा क्या है, एक इनलैंड है। इनलैंड के लिए हमारे पास बहुत सारी रिवर्स है, उस रिवर्स में हम छोटी छोटी फेरीज, छोटे छोटे शिप्स चला सकते हैं, और वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं आपके गुड्स और ह्यूमंस को। फिर आपका ओवरसीज है, यानी कि जो आपके इंडिया की कोस्ट लाइन से बाहर आपके ओशंस है, अगर ट्रेड करना है आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक, तो शिप्स आपके पोर्ट से वो कार्गो का मतलब होता है जो गुड्स होता है, आपके सामान होता है, वो एक से दूसरी कंट्री तक ले जाते हैं। फिर है आपका एक एयर फ्रेंड्स, एक तो डोमेस्टिक एयरवेज है आपका इंटरनेशनल एयरवेज है। डोमेस्टिक एयरवेज आपके जो डोमेस्टिक कंट्री होते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी होती है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, तीसरी स्टेट से चौथी स्टेट, वहां वो आपका काम करती है। और जो आपके इंटरनेशनल एयरवेज होता है, ये आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री को कनेक्ट करने का काम करता है, पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करने का काम करता है। और फ्रेंड्स, जो आपके डोमेस्टिक एयरवेज होती है, जो आपके एयरवेज हैं आपके
ये आपके क्या है, कुछ आपके पब्लिक अंडरटेकिंग है जिनको इंडियन गवर्नमेंट रन कर रही है और कुछ आपकी प्राइवेट एयरलाइंस है। फ्रेंड्स, बहुत लंबे टाइम तक आपका जो ट्रेड और ट्रांसपोर्ट था वो आपका रिस्ट्रिक्टेड था एक लिमिटेड स्पेस तक। देखिए, जब इंडिया में डेवलपमेंट नहीं हुई थी, रेलवेज की रेल लाइंस नहीं थी, तो इंडिया के जो इंटीरियर वाली लोकेशंस थी वहां पे आपकी इंडस्ट्रीज नहीं सेटअप होती थी। जो इंडिया में जो ब्रिटिशर्स के टाइम में ब्रिटिशर्स ने जो इंडस्ट्रीज सेटअप की थी, जब इंडिया में रेलवेज नहीं थी, तो उन्होंने पोर्ट्स जो लोकेशन वाली सिटीज है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, वहीं वो इंडस्ट्री सेटअप करते थे, क्योंकि वहां से अगर इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो वहां से जो आपके मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होंगे, रॉ मटेरियल होगा, वो पोर्ट्स तक आसानी तक ले जा सकेंगे और पोर्ट से आपका दूसरी कंट्रीज में आपका एक्सपोर्ट कर सकेंगे। तो जैसे ही आपकी डेवलपमेंट हुई साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एंड द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट इकोनॉमी, जैसे आपका जो एरिया है इन्फ्लुएंस का, जो ट्रेड है, ट्रेड बढ़ा, आपका ट्रांसपोर्टेशन बढ़ी, उसी के बाद आपका फिर धीरे धीरे आपका ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट आपका बढ़ता गया और इंटीरियर लोकेशंस में भी इंडिया में आपका जाने लगा। टुडे द वर्ल्ड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ लार्ज विलेज। आज एक वर्ल्ड को हम ग्लोबल लार्ज विलेज बोलते हैं। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट। अगर आप एक देश से दूसरे देश में जाना चाहो तो आप एक दिन के, आप एक मान लीजिए आप यूएस से जाते हैं तो आपको 10-12 घंटे लगते हैं फ्रेंड्स फ्लाइट के, और किसी भी कंट्री में आप कुछ ही घंटों में आप एक से दूसरे देश में पहुंच सकते हैं। शिप से आपका सामान पहुंच जाएगा, तो बहुत ही आप फास्ट हो गया, एक विलेज में कन्वर्ट हो गया एक से दूसरी जगह जाने में। इस मीन्स जो आपके ट्रांसपोर्ट है, एयरवेज है, रोडवेज है, रेलवेज है, आपकी शिपिंग लेन्स हैं, उनकी वजह से बहुत इजी हो गया है। देयरफॉर ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये देखिए, ट्रेड बिना ट्रांसपोर्टेशन के नहीं हो सकता और ट्रेड बिना कम्युनिकेशन के नहीं हो सकता, और अगर ट्रांसपोर्ट नहीं है तो कम्युनिकेशन का कोई फायदा नहीं है। देखिए, कम्युनिकेशन क्या होता है? अपना मैसेज कन्वे करना। ये जब कम्युनिकेशन आएगा तब हम पढ़ेंगे। ये कम्युनिकेशन दो आपके बंदों के बीच में, दो प्लेसेस के बीच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। टुडे जो इंडिया है आपकी वेल लिंक्ड है विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिस्पाइट इट्स वास्ट साइज, डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक एंड सोशो कल्चरल प्लूरलिटी। इंडिया में देखो, आपको पता है डाइवर्सिटी बहुत सारी है, बहुत सारे लैंग्वेज बोलने वाले हैं, अलग टाइप का खाना है, अलग टाइप का रहना है, अलग टाइप की उनका कल्चर है, सब चीज अलग अलग टाइप का है, बट फिर भी इंडिया अच्छी तरीके से वर्ल्ड से पूरा लिंक्ड है। और रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमाज एंड इंटरनेट। देखिए, वर्ल्ड में क्या होता है क्या नहीं होता, अगर आपको एक से दूसरी जगह जाता है तो आप एयरवेज, वाटरवेज का यूज कर सकते हो वर्ल्ड में जाने के लिए। और अगर आपको पता करना है कि वर्ल्ड में आपके क्या हो रहा है, तो आपके जो न्यूज़पेपर है, रेडियो है, टेलीविजन है, आपका इंटरनेट है, वो आपको सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह बैठे बैठे दे देता है। तो इन सब चीजों ने हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग टू द सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन मैनी वेज। ये हमारे सामाजिक और आर्थिक जो हमारे पास ग्रोथ हो रही है उसमें बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं ये सब चीजें। ट्रेड जो होता है आपका लोकल टू इंटरनेशनल लेवल हैड एडेड टू वाइटलिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी। जो आपका ट्रेड है फ्रेंड्स, एक से दूसरी कंट्री का इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, उसके बाद लोकल यानी कि एक से दूसरी स्टेट में या स्टेट के अंदर ही एक से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में ट्रेड हो रहा है, उसने इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फायदा किया है। इसने हमारी लाइफ्स को एनरिच कर दिया एंड एडेड सब्सटेंशियली टू ग्रोइंग एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज ऑफ फॉर द कंफर्ट ऑफ लाइफ। और जो हमारी नई नई चीजें आपकी टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है आपकी, उसने हमारी लाइफ को एक कंफर्ट प्रोवाइड किया है फ्रेंड्स। पहले क्या होता था? पहले आपको इंडिया में देखिए, जब रेलवेज नहीं था और रोडवेज हमारे पास ज्यादा फैसिलिटीज भी नहीं थी रोडवेज वगैरह की, तब बहुत सारे लोगों के पास 90-95% लोगों के बैलगाड़ी से अपना ट्रैवल करते थे फ्रेंड्स। बैलगाड़ी से एंशिएंट टाइम में देखिए, बैलगाड़ी से आपका ट्रैवल होता था, एक से दूसरे शहर पहुंचने भी आपको एक 2-2 हफ्ते लग जाया करते थे, बीच में रुकना पड़ता था। कम्युनिकेशन की कोई व्यवस्था नहीं थी। आपको किसी के पास संदेश पहुंचाना है, तो आपको मैसेज देना है किसी को, तो आपका कोई ना कोई जाएगा आपका लेके। तो चलिए फ्रेंड्स, आप समझ ही गए होंगे इतना, और हम आगे अब स्टार्ट करते हैं अपना। एंड फिर लास्ट लाइन यहाँ पे है, इट इज दस एविडेंट दैट अ डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज अ प्री रिक्वायर्ड फॉर लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल ट्रेड टुडे। देखिए, अगर हमें एक से दूसरी जगह अगर आपकी गुड्स और सर्विसेज को पहुंचाना है, तो आपका एक डेंस नेटवर्क, एफिशिएंट नेटवर्क चाहिए आपका ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का। सबसे पहले और जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका इंडिया के पास वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है आपका पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, जो ये डाटा है ना, ये डाटा मैं आपको अभी लेटेस्ट वाला डाटा दूंगा। मिनिस्ट्री ऑफ जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, वहां से आपकी रिपोर्ट उठाई है मैंने, उनकी एनुअल रिपोर्ट, तो वहां से डाटा दूंगा। बस अब हम अभी थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पढ़ लेते हैं। इनके पास इन इंडिया रोडवेज हैव ऑलवेज प्रीसीडेड रेलवेज। ये रेलवेज के हमेशा पहले आया है। दे स्टिल हैव एन एज ओवर रेलवेज। रोडवेज की देखिए क्या आपकी रेलवेज से ज्यादा क्या एज है रेलवेज के ऊपर रोडवेज की, और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है ये देखिए। इन द व्यू ऑफ ईज विद विच दे कैन बी बिल्ट अप एंड मेंटेन। रेलवेज में मेंटेनेंस में और आपका जो उनको बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में आपका ज्यादा आपका पैसा लगता है और ज्यादा मैन पावर, और ये रोड्स आपके कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ते हैं उससे। उसके बाद देखिए और क्या फॉलोइंग रीजंस हैं जिसकी वजह से रोड ट्रांसपोर्ट आपका
ज्यादा इंपॉर्टेंस है रोड ट्रांसपोर्ट की। देखिए जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है ना आपकी रोड्स की, वो बहुत कम होती है देन द रेलवे लाइंस। पहला रीजन ये है। रोड कैन ट्रेवर्स कंपैरेटिवली मोर डिसेक्टेड एंड अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी। देखिए जो रोड्स है ना आपके, वो आपके घूम फिर के, देखिए आप जो हिल्स पे रोड देखते हैं ना आपके, घूम घूम के हिल्स पे घूम घूम के आपके रोड्स बन जाते हैं, लेकिन अगर वहां रेलवे लाइंस बनाए तो वो बहुत ज्यादा ही आपका डिफिकल्ट हो जाएगा। और जो आपकी उल्टी सीधी उबड़ खाबड़ टोपोग्राफी होती है, वहां पे हम कुछ ना कुछ खोद के कहीं से इधर उधर से निकाल के रोड बना ही लेते हैं। तीसरा जो रीजन है आपका, वो रोड है आपके नेगोशिएट कर सकते हैं आपके हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप्स को, जो कि हिल्स पे मैंने अभी आपको बताया, एंड कैन ट्रेवर्स माउंटेन सच एज हिमालयाज। तो जहां पे रेलवेज का नेटवर्क आपका देखा है ना, रेलवेज का नेटवर्क बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, टनल्स वगैरह और बहुत सारी चीजें आपकी बनानी पड़ती हैं माउंटेन्स के थ्रू। फिर रोड ट्रांसपोर्ट आपका इकोनॉमिकल है इन ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपको कुछ ही पर्संस को ट्रांसपोर्ट करना है, देखिए रेल आपकी जो ट्रेन होती है कितनी बड़ी होती है, उनमें कितने सारे पैसेंजर्स एक साथ में जाते हैं, बट आपको कुछ लोगों के लिए चाहिए आपका एक से जगह दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है, फिर स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज है, तो उसके लिए आपके ट्रक्स होते हैं, वो आपके एफिशिएंट होते हैं। और जो आपका रोडवेज है वो आपको डोर टू डोर सर्विस पहुंचाता है, डोर टू डोर सर्विस पहुंचाता है। दस कॉस्ट ऑफ लोडिंग और जो अनलोडिंग है वो भी आपकी मच लोअर है। देखिए अगर आप रेलवे से कुछ भी सामान मंगाते हैं तो रेलवेज आपका जहां पे रेलवे स्टेशन होते हैं, जहां पे वो सामान उतारते हैं, वहां से फिर आपका रोडवेज का सहारा आपको लेना पड़ता है। रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज एज अ फीडर टू अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज दे प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयर एंड सी पोर्ट्स। आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से अगर आपको सी पोर्ट तक पहुंचाना है तो या तो आपको रेलवे लाइन लिंक लेनी पड़ेगी या फिर आपको रोड यूज करने पड़ेंगे। फिर कुछ भी पोर्ट्स पे आपका सामान आता है तो वहां पे रेलवे लाइन होनी चाहिए या फिर रोड्स तो आपके होंगे ही होंगे, तो रोड्स के थ्रू आपका जाएगा। एयरपोर्ट्स तक भी आप रोड से पहुंचते हैं, रेलवे स्टेशन तक भी आप रोड से पहुंचते हैं, तो एक फीडर लिंक प्रोवाइड करते हैं इन तीनों के ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम्स हैं इनके बीच में। उसके बाद फ्रेंड्स हम कुछ आपके नेशनल हाईवेज जो कि आपकी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाती है, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो रोड सिस्टम्स है हमारी कंट्री में वो देख लेते हैं। पहला है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आपका जो है ये आपके 4 शहरों को लिंक करता है, दिल्ली टू कोलकाता, कोलकाता टू चेन्नई, चेन्नई टू मुंबई या मुंबई टू दिल्ली, और ये आपका 6 लेन सुपर हाईवे है। फिर उसके बाद आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है जो कि आपके लिंक करता है श्रीनगर से आपकी कन्याकुमारी, यानी कि आपके बिल्कुल नॉर्थ से आपका बिल्कुल साउथ तक लिंक करता है। फिर आपका एक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है जो आपका असम में सिलचर से लिंक करता है आपका पोरबंदर को गुजरात में। फिर जो इन मेजर ऑब्जेक्टिव्स होता है फ्रेंड्स इन सुपर हाईवेज का, ये सारे क्या है आपके सुपर हाईवेज हैं। वो किस लिए होता है सुपर हाईवेज का, क्या है ऑब्जेक्टिव, क्या 6 लेन इनको किस वजह से बनाते हैं, और इनमें आपके जॉइंट्स ज्यादा नहीं होते, ब्रेकर्स वगैरह नहीं होते, तो यहां पे आप स्मूथ रन करा सकते हैं अपने व्हीकल्स को। इज टू रिड्यूस टाइम रिड्यूस करने के लिए डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज ऑफ इंडिया, ताकि हमारी मेगा सिटीज एक दूसरे से अच्छे ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के साथ लिंक हो सके और वहां पे एक दूसरे सिटीज पे आपको अच्छे जल्दी टाइम में पहुंचा जा सके। ये सारे जो हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं ये आपका कौन करता है, ये आपकी नहाई करती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स फिर आप ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल देख पा रहे हैं, यहाँ पे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आपका गोल्डन कलर से आपका ये आपका रोड नेटवर्क दिखाया हुआ है। ये देखिए दिल्ली टू मुंबई है, फिर मुंबई से आपका ये देखिए यहाँ से आपका चेन्नई आ रहा है, फिर चेन्नई से आपका कोलकाता जा रहा है, एंड फिर कोलकाता से वापस आपका दिल्ली जाता है। इसको हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आपका नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट साउथ कॉरिडोर देख लेते हैं। देखिए वेस्ट ईस्ट कॉरिडोर कौन सा है आपका, यहाँ आपका पोरबंदर है गुजरात में, ये आपका क्या है वेस्ट है, इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट आपका पॉइंट है। तो यहां से लेके पूरा आपका जहां जहां मैं आपका ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो पिंक में आपका दिखाया गया है, ये पूरा आपका यहां पे होता हुआ सिलीगुड़ी कॉरिडोर वगैरह से होता हुआ ये आपका सिलचर तक आता है। कहां पे, असम में। इसको बोलते हैं हम आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। उसके वेस्ट ईस्ट कॉरिडोर बोलो या ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बोलो फ्रेंड्स। फिर उसके बाद हमारा जो आपका आता है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर आपका जम्मू कश्मीर से यानी कि श्रीनगर से कन्याकुमारी लिंक करता है। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये पूरा दिख रहा है, ये देखिए ये यहाँ पे आपका क्या है, श्रीनगर है। श्रीनगर से यहाँ से ऐसे होता हुआ आता हुआ ये फिर आपके दिल्ली से पास करता है, फिर आगरा, झांसी, फिर आपका यहाँ पे भोपाल के पास से निकलता है, नागपुर को क्रॉस करता हुआ, और नागपुर के बाद ये आपके नीचे वाली बहुत सारी सिटीज को क्रॉस करता है। निजामाबाद हो गया, हैदराबाद हो गया, फिर कुरनूल हो गया आपका, नीचे ऐसे आता हुआ फिर ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में कुछ जाता है। उसके बाद सेलम, मदुरई, तुतिकोन एंड लास्ट में आके कन्याकुमारी पे आपका मिल जाता है। ये आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। और फिर जो आपके और जो आपको इसमें नेशनल हाईवेज दिख रहे हैं, ये देखिए जो 2 लाइन्स है आपकी, जैसे ये वाला है, ये वाला है, ये आपके फिर आपके नेशनल हाईवेज हैं और ये आपके नंबरिंग के साथ यहाँ पे दिए हुए हैं।
फ्रेंड्स जो हमारे पास जो नेशनल हाईवेज होते हैं इनको कौन कंस्ट्रक्ट करता है? ये सुपर हाईवेज तो हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंस्ट्रक्ट करती है, बट जो हमारे पास नेशनल हाईवे एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री के लिंक करते हैं, और ये नेशनल हाईवेज आपके कनेक्टेड होते हैं लोकल रोड से और आपका स्टेट हाईवेज से। उसके बाद ये आपके प्राइमरी रोड सिस्टम्स होते हैं फ्रेंड्स, एंड लेड डाउन बाय एंड मेंटेन्ड बाय, और ये मेंटेन और बनाता कौन है इनको? सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, CPWD बोलते हैं जिसको हम। अ नंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवेज रन इन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ये आपके नॉर्थ से साउथ जाते हैं और ईस्ट से वेस्ट जाते हैं। एक आपका हिस्टोरिकल आपका शेरशाह सूरी मार्ग है, वो देख लेते कौन सा है। ये आपका शेरशाह सूरी मार्ग आपका नेशनल हाईवे नंबर 1 है। ये शेरशाह सूरी ने मेडिवल टाइम्स में कंस्ट्रक्ट कराया था। ये आपका दिल्ली टू अमृतसर रन करता है। कहां पे? दिल्ली टू अमृतसर रन करता है फ्रेंड्स, ये याद रखना, कभी कभी प्रीलिम से पूछ लिया जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने 5-6 रीजन बताए थे कि रोड्स क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके रेलवे से, क्यों ज्यादा इकोनॉमिकल है, ये 5-6 रीजन आपके कई बार डायरेक्ट मेंस में आपके पूछ लिए जाते हैं। वाई रोड नेटवर्क इज मोर प्रेफर्ड देन रेलवेज, तो ये आपके है रीजन है, क्योंकि क्या उनके रोड के ज्यादा कौन से ज्यादा आपके पॉजिटिव पॉइंट्स है रेलवे से। फिर फ्रेंड्स एक और इंफॉर्मेशन है आपके लिए, जो आपका नेशनल हाईवे नंबर 7 है वो क्या है? आपका लॉन्गेस्ट है, और कहां से कहां तक? बिटवीन वाराणसी से कन्याकुमारी। देखिए यूपी में जो बनारस है आपका वाराणसी है, वहां से स्टार्ट होता है और कन्याकुमारी तक जाता है। और कितनी लेंथ कवर करता है फ्रेंड्स, याद रखना 2369 किलोमीटर। फिर उसके बाद हम, और ये कहां कहां से कौन कौन सी सिटी से पास करता है? जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, मदुरई, और फिर उसके बाद जो दिल्ली और आपका मुंबई है वो कौन से नेशनल हाईवे से कनेक्टेड है? वो आपका नेशनल हाईवे 8 से कनेक्टेड है फ्रेंड्स। दिल्ली मुंबई आपके नेशनल हाईवे 8 से कनेक्टेड है। उसके बाद आपका जो नेशनल हाईवे है 15, ये 15 आपका बहुत ज्यादा सारे मतलब ऑलमोस्ट आपके राजस्थान को कवर करता है नेशनल हाईवे 15। उसके बाद भी ऐसे बहुत सारे हाईवे हैं फ्रेंड्स, लेकिन कुछ कुछ हाईवेज इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे अभी। बाकी देख लेते हैं आपके स्टेट हाईवेज क्या होते हैं। ये वो रोड्स होते हैं जो लिंक करते हैं आपके स्टेट की कैपिटल को विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हेडक्वार्टर्स आर नोन एज स्टेट हाईवे। यानी कि हरियाणा की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है, और हरियाणा के जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स के हेडक्वार्टर्स को जो रोड चंडीगढ़ से लिंक करती हैं वो आपका स्टेट हाईवेज होते हैं। और इनको कौन मेंटेन करता है, कौन बनाता है? इनको आपका स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बनाता है। ऐसे ही यूनियन टेरिटरीज में आपका होता है। फिर आपकी कुछ है डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ये जो आपकी रोड्स होती है जो कनेक्ट करती है आपके डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स को दूसरे जो आपके प्लेसेस होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, उन रोडों को आपका डिस्ट्रिक्ट रोड्स कहा जाता है। और इन रोडों को आपका कौन मेंटेन करता है? इन रोडों को आपका जिला परिषद मेंटेन करता है फ्रेंड्स। कौन मेंटेन करता है? याद रखना, जिला परिषद। फिर कुछ और रोड भी हैं आपके रूरल रोड्स हो गए जैसे, और आपके जिनको हम ग्रामीण रोड भी कहते हैं, जो आपके रूरल एरियाज को लिंक करते हैं और विलेजेस को लिंक करते हैं आपके टाउन्स के साथ। ये आपके बहुत सारे बने थे। प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना है आपकी 2004-2005 में लॉन्च हुई थी, और ये आपके बने थे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अटल बिहारी वाजपेयी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तब ये लॉन्च हुई थी, और इसने बहुत सारे रोड्स को, बहुत गांवों के रोड्स को बहुत ज्यादा अच्छा कर दिया है। इस स्कीम के अंदर स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं हर विलेज के लिए इन द कंट्री की वो लिंक हो टू अ मेजर टाउन, ठीक है। और कैसा रोड होना चाहिए? ऑल सीजन मोटरेबल रोड, जिसपे मोटर्स आपकी व्हीकल्स अच्छे से रन कर सके, सारे सीजन का रोड। ऐसा नहीं है कि रेनी सीजन आया तो रोड आपका बह गया, सारे सीजन का मेटल रोड ये होना आपका चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था जो नेशनल हाईवे नंबर 15 है वो आपका पूरे राजस्थान को ऑलमोस्ट कवर कर लेता है। ये देखिए नेशनल हाईवे नंबर 15 आपका यहां से जाता है, पूरा जैसलमेर बीकानेर से होता हुआ ऊपर तक आपका पूरा कवर करता है फ्रेंड्स। फिर हमने पढ़ा था एक जो आपका सबसे बड़ा जो हाईवे है वो आपका वाराणसी से निकलता है। देखिए ये रही आपकी वाराणसी, और फ्रेंड्स कहां तक जाता है? कन्याकुमारी तक जाता है। उसके बाद हम एक ऑर्गेनाइजेशन है आपकी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये बॉर्डर रोड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। किसके अंदर आती है फ्रेंड्स? याद रखना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, और जो आपके बॉर्डर रोड्स को कंस्ट्रक्ट करती है। ये नहाई आपके PWD डिपार्टमेंट्स आपके जो बॉर्डर के अक्रॉस रोड्स होते हैं जहां पे आपका इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां आपकी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, जो आपके उन रोड्स को, बॉर्डर वाले रोड्स को कंस्ट्रक्ट करती है और उनको मेंटेन करती है। ये आपकी 1960 में बनी थी फ्रेंड्स, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। ये आपके इंटरनेशनल बॉर्डर्स के पास पड़ते हैं, इसलिए इनका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि यहां पे ट्रूप की मूवमेंट्स को आपको ज्यादा चाहिए होता है। क्योंकि बॉर्डर्स के अगर आपको किसी कंट्री से वॉर हो जाता है तो आपकी ट्रूप की मूवमेंट्स क्या होनी चाहिए? इजी एंड क्विक मूवमेंट होनी चाहिए। तो इसी वजह से आपके बॉर्डर रोड्स बनाने पड़ते हैं। और ये कहां पे बनाते हैं? ये आपके नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज में आपके बॉर्डर जो रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाती है। इन रोडों की वजह से आपका क्या हो गया? ट्रूप की मूवमेंट्स इजी हो गई है। आपको पता है हमारे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट रीजन में क्या है? बहुत ज्यादा बॉर्डर के पास हिली
हिली एरियाज हैं, तो उन हिली एरियाज में इन्होंने अच्छे अच्छे रोड बनाए हैं। उसकी वजह से इंप्रूव्ड एसेसिबिलिटी, हम एक एरिया से दूसरे एरिया तक आसानी से रोड से जा सकते हैं इन एरियाज ऑफ डिफिकल्ट टेरेन, एंड हैव हेल्प्ड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दीज एरियाज। और इन एरियाज की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है। ट्रूप्स की मूवमेंट तो हो गई होगी आसानी से, बट इन एरियाज का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया है, क्योंकि ये जो एरियाज इंटीरियर में आपके बॉर्डर के पास हैं वो भी आपके अब मेजर मेजर टाउन से कनेक्ट हो गए हैं। वो अपना गुड्स एंड सर्विसेज उनके पास आ जा रहे हैं और वो मेजर टाउन आ जा चले जाते हैं। फिर फ्रेंड्स, आपको एक फिगर में देख रहे हैं आप, यहाँ पे इन्होंने एक अरुणाचल प्रदेश में नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पे एक रोड बनाया है। अब हम रोड को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जो आप जैसे हम रोड के टाइप ऑफ मटेरियल यूज करते हैं और उनकी कंस्ट्रक्शन के लिए, उस बेसिस पे हमने दो टाइप से रोड को डिवाइड किया है। एक आपके मेटल्ड है और दूसरे आपके अनमेटल्ड रोड है। फ्रेंड, जो आपके मेटल रोड होते हैं ना, वो आपके ऑल वेदर रोड होते हैं, यानी कि बारिश में कोई भी सीजन हो वो चलते हैं। ठीक है, जो अनमेटल रोड होते हैं इनको हम कहते हैं कच्चा रोड्स होते हैं हमारे पास, एंड दीज गो आउट ऑफ यूज इन द रेनी सीजन। रेनी सीजन में ये काम नहीं करते हैं और इनकी हालत खराब हो जाती है। फिर रोड डेंसिटी भी देखेंगे फ्रेंड्स हमारे पास। हम ये सारे डाटा देखने वाले हैं। एक बार हम ये रोडवेज का आपका फिनिश कर लेते हैं। पहले ये देखिए कि रोड जो आपका रोड ट्रांसपोर्टेशन है इंडिया, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस करता है। चलिए वो प्रॉब्लम्स भी अब हम पढ़ते हैं। कीपिंग इन द व्यू द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एंड पैसेंजर्स, रोड नेटवर्क हमारे पास इनएडिक्वेट है। हमारी पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए गुड्स हैं हमारे पास और पैसेंजर्स हैं हमारे पास, ट्रैफिक हमारे पास है, जो एक प्लेस से जिनको दूसरी प्लेस लाना है, उनके हिसाब से जो हमारा रोड नेटवर्क है वो अभी भी इनएडिक्वेट है और रोड्स बनाने की हमें जरूरत है। अबाउट जो आधे हमारे रोड्स हैं आर अनमेटल्ड, यानी कि वो रेनी सीजन में काम ही नहीं कर पाते और वहां पे चलना, व्हीकल्स का चलना रेनी सीजन में बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं और वो रोड्स रेनी सीजन में टूट जाते हैं। एंड दिस लिमिट देयर यूसेज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और रेनी सीजन में वो किसी यूज के नहीं रह जाते हैं। नेशनल हाईवेज भी हमारे इनएडिक्वेट है, कम है, नेशनल हाईवेज भी हमारे ज्यादा होने चाहिए। अभी ज्यादा हमारी कंट्री में बनते जा रहे हैं रोड्स। मोर ओवर द रोडवेज आर हाईली कंजेस्टेड इन सिटीज एंड मोस्ट ऑफ द ब्रिजेस और कल्वर्ट्स आर ओल्ड एंड नैरो। फ्रेंड्स, देखिए जो हमारे रोडवेज हैं आपके, आप सिटीज में देखते होंगे दिल्ली वगैरह में, देखिए कितना भी बड़ा रोड हो बट फिर भी वो आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, व्हीकल्स इंक्रीज कर रहे हैं, हमेशा ट्रैफिक जाम लगा रहता है, कंजेस्टेड है। ये प्रॉब्लम है एक इंडिया में। ठीक है, और इंडिया में सोचते हैं कि 10 सालों में ठीक है इतनी पॉपुलेशन होगी तो उसके हिसाब से इतना हम इतनी लेन का रोड बनाते हैं, लेकिन उनका जो एस्टिमेट होता है वो कुछ अलग ही होता है। 5 साल में ही वो रोड आपका कंजेस्टेड हो जाता है। तो इनको सही एस्टिमेट करना चाहिए कि इंडिया में कितने चौड़े रोड्स आपको चाहिए जो कि आने वाले 20-30 सालों में भी आपके कंजेस्टेड ना हो। फिर उसके बाद जो हमारे पास ब्रिजेस हैं उन रोड्स के ऊपर, जैसे रेलवे ब्रिज है आपका, किसी रिवर के ऊपर कोई ब्रिज है रोड का, और जो कल्वर्ट्स हैं आपके वो क्या है, वो आपके बहुत पुराने हो चुके हैं, जर्जर हो चुके हैं, जिनको रिपेयरिंग की जरूरत है या नए ब्रिजेस और कल्वर्ट्स की जरूरत है, और वो हमारे बहुत सारे पतले हैं, वहां से इजीली आपका ट्रैफिक मूवमेंट नहीं हो पाती है। फ्रेंड्स, ये जो हमारी रिपोर्ट है ये मैंने आपकी डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट से उठाई है, और इस रिपोर्ट में देखेंगे हम, ये रोड ट्रांसपोर्ट ईयर बुक होता है 16-17 का, उसमें बताया था कि हम नंबर ऑफ जो हमारे पास रजिस्टर्ड व्हीकल है ना वो देखते हैं कितने हैं। यहाँ पे आए थे आपके 2533 यानी कि 2533 लाख आए थे आपके मार्च 2017 तक। उसके बाद फिर हम कहते हैं कि जो हमारे पास टोटल रजिस्टर्ड ग्रोथ हुई थी, कितनी हुई थी, वो आपकी 10.11% हुई थी। आपकी कितनी 2016-17 में 10.11% ग्रोथ हुई थी आपकी। और जितने भी आपके व्हीकल्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा व्हीकल्स कौन से हैं आपके, टू व्हीलर्स आपके सबसे ज्यादा हैं। जितने भी हमारे पास व्हीकल्स हैं टू व्हीलर्स आपके सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड व्हीकल्स है 73.86। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप बेसिक आप जो रोड स्टैटिस्टिक्स हैं वो भी आप देख लीजिए, ये 31 मार्च 2018 तक के हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास टोटल रोड लेंथ थी ना आपकी, वो कितनी थी, टोटल रोड लेंथ थी आपकी 6204.426 किलोमीटर आपकी। ये कहीं आप एक नोट कर लेना, और टोटल रोड लेंथ इतनी थी हमारे पास। और अगर हम इसे आपका करते हैं, आपका ब्रेक करते हैं, तो हमारे पास नेशनल हाईवेज आपका इतना है 126,350 किलोमीटर्स है। स्टेट हाईवेज जो है हमारे पास वो है आपका 1,81,531 किलोमीटर्स है। डिस्ट्रिक्ट रोड्स आपका 6,14,228 किलोमीटर्स है। रूरल रोड्स जो है आपका वो थोड़े आपके ज्यादा हैं, क्योंकि इंडिया में गांवों की नंबर आपका ज्यादा है। ये डाटा आप यहां से आप नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर ये अर्बन रोड्स हैं आपके 5,31,608। ठीक है, और जो आपके प्रोजेक्ट रोड्स हैं आपके वो हैं आपके 3,46,505।
उसके बाद अगर हम देखते हैं 31 मार्च 2018 को अगर हम देखते हैं तो जो हमारे पास नेशनल हाईवेज हैं वो कंप्राइज करते हैं आपका 2.04% टोटल रोड नेटवर्क का। जितने भी हमारे टोटल रोड नेटवर्क है उसमें आपके जो नेशनल हाईवेज है वो 2.04% होते हैं। स्टेट हाईवेज है वो आपके 2.93% है ड्यूरिंग द सेम पीरियड, ये इनकी लेंथ है। उसके बाद जो शेयर ऑफ रूरल रोड्स है, ठीक है, वो उनका है हाईएस्ट है। वो क्या है, हमारी इंडिया में कौन से सबसे ज्यादा रोड्स हाईएस्ट हैं, वो आपके रूरल रोड्स है 70.99%। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं हमारे पास 9.90%, अर्बन रोड्स हैं हमारे पास 8.75%। फ्रेंड्स, इनको आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ सकते हैं, तो आप यहां से ये देख लीजिएगा। और जो हमारे पास आपका जो परसेंटेज है ऑफ सरफेस रोड्स टू टोटल रोड लेंथ, सरफेस रोड्स है जो हमारे पास वो 60.5% होता है फ्रेंड्स। अभी जो आज हमारी देखिए जैसे जैसे हमने ग्रो किया है, देखिए हमारे पास 3.99 लाख किलोमीटर रोड्स थे आपके 1951 में, लेकिन आज 2018 में हम देखते हैं तो 62.04 लाख रोड्स हैं हमारे पास यहाँ। फिर उसके बाद फ्रेंड्स फिर हम इसमें देखेंगे ये जो हमारे पास रोड्स हैं आपके कितने टोटल लेंथ है आपकी हाईवेज की स्टेट वाइज। देखिए आंध्र प्रदेश में है आपकी 6,913 जो आपके किलोमीटर्स में है। ये देखिए आपकी अरुणाचल प्रदेश है, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़। तो हम देखेंगे आपके फर्स्ट 3 स्टेट्स देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। फ्रेंड्स, जो आपका जो इसमें जो स्टेट है आपका जहां आपके सबसे ज्यादा नेशनल हाईवेज हैं, सबसे ज्यादा लेंथ है नेशनल हाईवेज की, ये आपका महाराष्ट्र है। और जो स्टेट आपका दूसरे नंबर पे आता है वो है आपका दूसरा स्टेट है आपका यूपी फ्रेंड्स, क्योंकि महाराष्ट्र आपका बहुत बड़ा स्टेट होता है। यूपी में आपके नेशनल हाईवेज जो हैं वो महाराष्ट्र से कम है। महाराष्ट्र में अराउंड 16-17,000 किलोमीटर्स है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आपके अराउंड 12,000 किलोमीटर है। देख लीजिए ये पहला आपका नंबर पे आता है महाराष्ट्र, दूसरा आता है आपका उत्तर प्रदेश। फिर आप यहाँ पे देख लीजिए मध्य प्रदेश में आपके है जो लेंथ है हाईवेज की वो है 8,772। उसके बाद जो आपकी लेंथ है कर्नाटका में वो है आपकी 7,334। तो सबसे आपको क्या याद रखना है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। उसके बाद आपका महाराष्ट्र के बाद आपका कौन है, यूपी है, फिर मध्य प्रदेश है, और फिर आपकी छोटी मोटी स्टेट्स आती कर्नाटका वगैरह है। और फिर आता है आपका आंध्र प्रदेश, जो कि आंध्र प्रदेश में है आपका 6,913.5 किलोमीटर्स। फ्रेंड्स, ये है आपके नेशनल हाईवेज का डाटा इन डिफरेंट स्टेट्स। और ये डाटा है आपका लेटेस्ट, जो कि है आपका 30 ये आपका 2019 का डाटा है। देखिए अब जो नेशनल हाईवेज में आपका ये ग्राफ दिखाता हूं मैं आपको 2013-14 से लेके 2019-20 तक है। तो नेशनल हाईवेज है आपके देखिए 2018-19 में और 2019-20 में ऑलमोस्ट सेम रहा है। 1,32,500 किलोमीटर्स है अब 2019 में। ये लेटेस्ट आपकी फिगर है नेशनल हाईवेज की फ्रेंड्स। और ये आपका पूरा जो डाटा है फ्रेंड्स, ये वाला देखिए, वाली जो टेबल है आपकी 2019 का है। नेशनल हाईवेज आपके 1,32,500 किलोमीटर है, स्टेट हाईवेज आपके 1,56,694 हैं, और अदर रोड्स आपके हैं 56,008 और ये हैं आपके 5,60,000 नहीं फ्रेंड्स, ये आप फिगर देख लीजिएगा 5,608,477 किलोमीटर है ये, और ये आपका टोटल होके इतना आता है। फ्रेंड्स, अभी भी मैंने आपको बताया था जो आपके नेशनल हाईवेज होते हैं 2.04% आपका पूरे रोड्स का कॉन्स्टिट्यूट करते हैं परसेंटेज। और उसके बाद भी जो नेशनल हाईवेज आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 40% ट्रैफिक कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, गुड्स और पैसेंजर्स का 40% ट्रैफिक कॉन्स्टिट्यूट करते हैं नेशनल हाईवेज आपके, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो था आपका डाटा, अपडेट कर लीजिएगा आप। अब आप चलते हैं हम रेलवेज पे। देखिए रेलवेज आपका प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है फ्राइट के लिए, आपके जो गुड्स हो जाते हैं, और आपके पैसेंजर्स के लिए इंडिया में। उसके बाद हम कहते हैं कि बहुत सारी जो एक्टिविटीज है, जैसे आपका बिजनेस है, साइट सीइंग के लिए रेलवे यूज होता है, बिजनेस के लिए यूज होता है, पिलग्रिमेज के लिए यूज होता है, तीर्थ यात्रा के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेज। आपने देखा होगा बहुत सारी आपकी मालगाड़ियां चलती है जो आपकी कोल को, पेट्रोलियम को, स्टील को, बहुत सारे हैवी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। रेलवेज हमारे पास 150 ईयर से ज्यादा का काम हो चुका है, रेलवेज में 150 ईयर से ज्यादा चल रही है। एंड रेलवे इंडिया में बाइंड करती है आपकी इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री एज वेल एज एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। ये आपकी इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर की जो इंडस्ट्री होती है उसको भी आपका डेवलपमेंट में हेल्प करती है। क्योंकि जो इकोनॉमिक लाइफलाइन क्यों है, एक से दूसरी जगह, एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक आपकी किसी इंडस्ट्री होगा तो हैवी अगर आपके गुड्स होते हैं उनको पोर्ट तक भी पहुंचाती है, एक्सपोर्ट करने में हेल्प करती है, फिर उनको अंदर मार्केट तक भी लेके आती है, इंटीरियर्स तक भी है। और ये आपके जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स होंगे, इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स होंगे, उनका क्या कराती है, ट्रांसपोर्ट कराती है। फिर फ्रेंड्स ये है आपका 2016 का है डाटा, हम आपको जो एनुअल रिपोर्ट आती है रेलवेज की उससे हम डाटा देंगे आपका। यहाँ देखिए आप, द इंडियन रेलवेज इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री, लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंडियन रेलवेज। फर्स्ट ट्रेन जो आपकी पहली चली थी इंडिया में वो चली थी मुंबई टू थाने 1853 में, कवरिंग डिस्टेंस, वो रेल जो थी, रेल लाइन थी आपकी 34 किलोमीटर का कवर कर रही थी आपका डिस्टेंस।
फिर फ्रेंड्स हम आगे चलते हैं इस चैप्टर में, और उसके बाद देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे पास ये आपकी ब्रॉड गेज वगैरह है, ये भी आपका जो डाटा लिया हुआ है, ये आपका कहाँ से लिया हुआ है, ये आपका 2015-16 से ईयर बुक से लिया हुआ है। हम थोड़ा अभी और डाटा देखेंगे। जो आपका देखिए रेलवे जो रेलवेज की जो आपकी ट्रैक होती है ना, तो वो मल्टीपल गेज ऑपरेशन होता है, यानी कि 3 गेज पे चलती है हमारे पास, ठीक है। तो ब्रॉड गेज जो होती है हमारे पास वो कितने मीटर की होती है, 1.676 मीटर की। फ्रेंड्स ये याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है। ब्रॉड गेज होता है, फिर एक मीटर गेज होता है, मीटर गेज का मतलब कि 1 मीटर का हो गया। फिर एक आपका नैरो गेज होता है 0.762 एंड 0.610। जो आपका ब्रॉड गेज होता है ना, वो हमारी इंडिया में वाइडली यूज्ड है। ब्रॉड गेज यानी कि जो रेल की पटरियां होती है ना आप में, उनके बीच में जो आपका डिफरेंस होता है वो बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो वाइडली यूज कौन सा, ये देखिए रूट, रनिंग ट्रैक एंड टोटल ट्रैक, आप देख रहे हो आप, ये सबसे ज्यादा यूज कौन सी की जाती है, ब्रॉड गेज यूज की जाती है। फिर मीटर गेज और नैरो गेज हमारे पास जो आपके हिली टेरेंस वगैरह होती हैं और आपकी डिफिकल्ट टेरेंस होती है, वहां पे ऐसा इसको यूज किया जाता है। फिर इंडियन रेलवेज को हमने रिकॉग्नाइज किया 16 जोन्स में। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको यहां बता देता हूं कि ये देखिए, ये आपका जो एनुअल ईयर बुक आती है रेलवेज की, वो है आपका, ठीक है। कितनी हमारी टोटल रूट लेंथ है आपकी, किलोमीटर्स में है ये आपकी, ये है आपकी 67,415 किलोमीटर्स है। 2018-2019 का डाटा है। फिर उसके पास जो हमारे पैसेंजरों को ले जाने वाले व्हीकल्स हैं वो कितने हैं रेलवेज के पास, 67,000 हैं आपके, 597 है। और जो हमारे लोकोमोटिव है, जिनको आप इंजन बोलते हैं, रेलवे के जो इंजन है वो कितने हैं रेलवे के पास, 12,147 है। फिर हमारे पास वैगन्स, बोगिया कितनी है रेलवे के पास, ये है आपकी 2,79,185। और फिर हमारे पास जो रेलवे स्टेशन है टोटल हमारी कंट्री में, वो है आपके 7,321। पैसेंजर जो ट्रेन है हमारे पास वो कितने किलोमीटर आपका चलती है, वो ये देखिए, ये सारा आपका डाटा यहाँ दिया हुआ है। और जो फ्राइट ट्रेन है वहां पे वैगन्स के किलोमीटर दिए हुए हैं और आपके ट्रेन के किलोमीटर यहाँ पे आपके दिए हुए हैं फ्रेंड्स। फिर जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक है, ये आपके मिलियंस में लेके जाते हैं। देखिए पैसेंजर जो ओरिजिनेटिंग है वो है हमारे पास 8,439। उसके बाद जो हमारे पास पैसेंजर्स किलोमीटर्स के, अगर कितने किलोमीटर्स ट्रेवल करते हैं, वो हमारे पास ये है आपका, ये वाला डाटा है, ये 11,77,699 डाटा है। फिर उसके बाद जो हमारा टोटल ट्रैफिक होता है इंक्लूडिंग नॉन रेवेन्यू, वो टोटल ट्रैफिक आपका ये है। हम यहाँ पे आपका जो गेज आपको बता रहे थे, 3 टाइप के आपके गेज होते हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट है बीजी मतलब ब्रॉड गेज, सेकंड है मीटर गेज, और ये है आपका छोटा वाला, जो सबसे छोटा वाला गेज होता है जो है एनजी हमारा, जिसको हम बोलते हैं नैरो गेज। यानी कि ब्रॉड गेज में आप देख लीजिए आपके 2018-2019 में 62,891 किलोमीटर्स हैं। मीटर गेज में आपके 2,839 किलोमीटर्स हैं। एंड जो आपका नैरो गेज है उसमें आपके सबसे लीस्ट होता है 1,685 किलोमीटर्स। टोटल गेज का फिर यहाँ पे इन्होंने बताया गया है। फिर रनिंग ट्रैक किलोमीटर्स कितने हैं हमारे पास, टोटल जितने भी टोटल गेजेस करेंगे वो है हमारे पास 95,981 किलोमीटर्स। और जो टोटल ट्रैक किलोमीटर्स है हमारे पास, वो है हमारे पास 1,23,542 किलोमीटर्स। हमारे पास फ्रेंड्स इन सारे गेजेस में इलेक्ट्रीफाइड जो रूट है हमारे पास वो कितना है, 34 किलोमीटर, आपका 34,319 किलोमीटर। देखिए टोटल ट्रैक देख रहे हैं हमारे पास कितनी है, टोटल गेजेस हमारे पास 67,415 है। और जो हमारे पास इलेक्ट्रीफाइड रूट है आपके टोटल गेजेस का, वो आपका बहुत ज्यादा कम है, 34,319 किलोमीटर्स है फ्रेंड्स। फिर यहाँ पे आपको पूरा डाटा दिया हुआ है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि कितने लोकोमोटिव हैं, कितने हमारे स्टीम, डीजल, इंजन, इलेक्ट्रिक के हैं, कितने नंबर ऑफ हमारे वैगन्स मतलब बोगियां हैं, कितने नंबर हमारे पास कोचेज हैं। ये सारा यहाँ डाटा अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये बहुत सारा डाटा है यहाँ पे इनकी L1 रिपोर्ट में, हमें इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हम कुछ कुछ डाटा यहाँ से उठाएंगे बस। फ्रेंड्स देखिए पैसेंजर बिजनेस है, तो रेलवे में 2018-19 में कितने पैसेंजर्स लेके गई थी रेलवे, कितने कैरी किए थे, ये आपके हैं 8,439 मिलियन पैसेंजर्स, यानी कि 8,439 मिलियन पैसेंजर्स को रेलवे ने कैरी किया था आपका 2018-2019 में। देखिए फ्रेंड्स और बताया तो मैं आपको, इसने फ्राइट ऑपरेशन कितना किया, ठीक है, कितने मिलियन टन्स में इसने सामान उठाया, ठीक है। 2018-2019 में जो इसने गुड्स को आपको ट्रांसपोर्ट किया, वो गुड्स थे आपके एक साल में 1,221.48 मिलियन टन्स। देखिए गुड्स का जो, जैसे गुड्स को कैरी कर रहा है रेलवेज, वो पर ईयर बाय ईयर बढ़ता आपका जा रहा है। देखिए फिर आपका जोन्स और उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में बताया है। सेंट्रल जोन है उसका हेडक्वार्टर क्या है आपका मुंबई है। ईस्टर्न जोन का हेडक्वार्टर है कोलकाता है। ईस्ट सेंट्रल एक जोन है उसका हाजीपुर है। ईस्ट कोस्ट का हेडक्वार्टर है भुवनेश्वर। नदन का है न्यू दिल्ली। उसके बाद फिर नॉर्थ सेंट्रल है उसका है आपका
इलाहाबाद, नॉर्थ ईस्टर्न का गोरखपुर है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का मालेगांव गुवाहाटी है जो ये आपका, उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न का आपका जयपुर है, साउदर्न का चेन्नई, साउथ सेंट्रल का सिकंदराबाद है, साउथ ईस्टर्न का कोलकाता है, साउथ ईस्ट सेंट्रल का बिलासपुर, साउथ वेस्ट का हुबली है आपका, वेस्टर्न का आपका है ये आपका मुंबई, और वेस्ट सेंट्रल जोन का आपका जबलपुर, और मेट्रो रेलवे जोन का है आपका फ्रेंड कोलकाता। ये सारे रेलवे के क्या हैं आपके जोन्स हैं, ये सारे रेलवे के जोन्स थे और ये उनके हेडक्वार्टर थे आपके कोलकाता, जबलपुर, ये सारे जो दूसरे कॉमा के बाद थे ये सारे के सारे उनके हेडक्वार्टर्स थे। फ्रेंड्स देख लेते हैं जो रेलवे ट्रैक है उसके कितने किलोमीटर की ट्रैक कौन से आपके स्टेट में पड़ती है। देखिए राजस्थान में आपकी पड़ती है 5,937 किलोमीटर, मुझे लगता है राजस्थान में ही, और आपकी उत्तर प्रदेश में जो रेलवे की ट्रैक पड़ती है वो आपकी पड़ती है 8,822। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश ने आपके महाराष्ट्र और राजस्थान को पीछे छोड़ दिया है। रोड में जब हमने देखा था तो वहाँ महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नेशनल हाईवेज की लेंथ थी, लेकिन जो आपकी रेलवेज की लेंथ है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है 8,823 किलोमीटर। उसके बाद आपका राजस्थान में सेकंड नंबर पे 5,937 किलोमीटर फ्रेंड्स, और बाकी के जो आपके स्टेट्स हैं इनकी लेंथ आप देख लीजिएगा पॉज करके। और फिर आप यहां देखिए तीसरे नंबर पे आता है फ्रेंड्स आपका महाराष्ट्र इस लेंथ में 5,819 किलोमीटर, और चौथे नंबर पे आता है आपका गुजरात। ये देखिए यहाँ पे चौथे नंबर पे आपका गुजरात है। गुजरात में कितनी है, गुजरात में 5,320 किलोमीटर। तो यहाँ पे यूपी है, यूपी के बाद आपका राजस्थान, राजस्थान के बाद आपका महाराष्ट्र, एंड देन आपका गुजरात आता है। ये आपके टॉप 4 लीडिंग स्टेट्स है जहां पे आपकी रेलवे की लेंथ सबसे ज्यादा है। एक बार फ्रेंड्स आपको एक बार और डाटा बता देता हूं कि जो टोटल लेंथ है, रूट लेंथ है आपकी रेलवेज की, वो इतनी है आपकी 67,415। टोटल जो आपकी रनिंग ट्रैक लेंथ होती है वो आपकी 95,981 है। टोटल ट्रैकेज जो है आपका वो है आपका 12 लाख, वो है आपका 1,23,542 किलोमीटर्स। ये आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा डाटा को। देखिए मैंने आपको पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन भी बता दिया है। इलेक्ट्रिफिकेशन में आपका 2019 में 34,319 किलोमीटर है इलेक्ट्रिफिकेशन में। इलेक्ट्रिफिकेशन आपकी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है 1951 से। ये आपकी इलेक्ट्रिफिकेशन है, इतनी आपकी जो ट्रैक की लेंथ है उसकी इतनी इलेक्ट्रिफिकेशन अभी तक हुई है, इतने किलोमीटर्स की। फ्रेंड्स उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है हमारे पास इंडियन रेलवेज का, जो इंडियन रेलवे का नेटवर्क है उस कंट्री में, वो आपका लार्जली इन्फ्लुएंस्ड हुआ है बाय फिजियोग्राफी। कहीं पे आपकी हिल से, कहीं पे आपके प्लेन से, कहीं पे आपका उबड़ खाबड़ है, ऊंचा नीचा एरिया है, तो वो हमारी फिजियोग्राफी, कहीं पे प्लेटू है, उस इस फिजियोग्राफी से आपका इन्फ्लुएंस हुआ है इंडियन रेलवे का नेटवर्क का डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स की, पैसा, इकोनॉमिक फैक्टर्स मतलब पैसा, और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स की उसकी मैनेजमेंट कैसी होगी, एडमिन कैसे किया जाएगा उसे, उस पर भी डिपेंड किया है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्या क्या आपके ऐसे फैक्टर्स है जिनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है अलग अलग रीजन्स में। जो आपके नदर्न प्लेन्स हैं, देखिए यहाँ पे आपके लेवल लैंड मिलता है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, यानी कि इकोनॉमिकली भी वायबल होगा और एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा। रिच एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज है, प्रोवाइडेड द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर देयर ग्रोथ। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा रेलवे का आपके नेटवर्क का, उस बढ़िया, अच्छा बढ़िया होगा। उसके बाद एक लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स रिक्वायरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस अक्रॉस देयर वाइड बेड्स पॉज्ड सम ऑब्स्टेकल्स। देखिए यहाँ पे जो आपकी बहुत सारी रिवर्स हैं उनके ऊपर ब्रिजेस बनाने पड़ते ट्रेन को निकालने के लिए, बस वही ऑब्स्टेकल था। बाकी यहाँ पे आपका पूरा सब कुछ सही था रेलवे के आपके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसको बढ़ाने के लिए। हिली टेरेंस है, फिर दूसरा क्या है आपका हिली टेरेंस। पेनिनसुलर रीजन्स में अगर आप आ जाते हैं, देखिए फ्रेंड्स जो आपके हिली रीजन्स हैं, जैसे आपका जैसे हिली टेरेंस है, पेनिनसुलर रीजन का पेनिनसुलर प्लेटू आपका साउथ में, वहां पे जो आपकी रेलवे ट्रैक्स होती हैं ये लेड की जाती है थ्रू हिल्स, गैप्स और टनल्स, तो यहां बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है। फिर ऐसे ही आपका हिमालयन माउंटेनियस रीजन्स है जो कि आपका अनफेवरेबल है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज लाइंस ड्यू टू हाई रिलीफ। वहां हाई माउंटेन्स हैं आपकी, बहुत कम पॉपुलेशन है और लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पे आपका जो रेलवे का जो ऑपरेशन होगा, जो कॉस्ट आएगी रेलवे की लाइंस डालने में, आपका रेलवे कंस्ट्रक्शन में, वो आपकी बहुत ज्यादा आएगी। इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है कि वो अपनी कॉस्ट आप दोबारा आप वापस ले सके रेलवे उनसे। लेकिन जो रेलवे है आपका वो एक सोशल सेक्टर माना जाता है, वो आपको एक से दूसरे रीजन को लिंक करने के लिए, ताकि वहां उन रीजन्स की भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, इसलिए ये करा जाता है। वैसे आप हिली रीजन्स में हिमालयास के देखेंगे तो वहां ज्यादा आपके जो है वो रोड ज्यादा है, वहां पे रेलवे लाइंस आपकी कम है। लाइकवाइज इट वाज डिफिकल्ट टू ले रेलवे लाइंस ऑन द सैंडी प्लेन्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, स्वयम्स ऑफ गुजरात, फॉरेस्ट्री ट्रैक ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड झारखंड, क्योंकि यहाँ पे भी आपके बहुत ज्यादा प्लेटू, माइंस, फॉरेस्ट हैं, स्वयम्स हैं, ड्राई प्लेन्स हैं, इनमें भी आपका डिफिकल्टी हो जाती है रेलवे लाइंस डालने में। उसके बाद जो आपका वेस्टर्न घाट्स हैं, उसके वेस्ट साइड में जो वेस्ट कोस्ट पे इन्होंने अभी रेलवे लाइन डाली है, जिसको हम कोंकण रेलवेज बोलते हैं। ये वेस्टर्न घाट के जो आपका वेस्ट कोस्ट है इंडिया का, वेस्टर्न घाट पे ये आपको क्या बोलते हैं,
कोंकण रेलवेज बोलते हैं इसको। वहां पे इन्होंने अभी रेलवे वहां पे स्टार्ट हुई है, आपकी कोंकण पूरी फुली डेवलप्ड हुई है। वो मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स इन दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रीजन, ये आपका इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रीजन है क्योंकि ये आपका पोर्ट्स भी हैं आपके बहुत सारे, तो वहां पे आपकी रेलवे लाइन होनी चाहिए। कोई सामान अगर पोर्ट से आपका इंटीरियर में भेजना है कंट्री में, तो वो भी आपका उसके लिए मूवमेंट इजी हो जाएगी। और यहां देखिए जो वेस्टर्न घाट्स हैं आपके कंटिन्यूअस स्ट्रेच ऑफ सह्याद्रीज, सह्याद्री बोलते हैं आपके वेस्टर्न घाट्स को, जो आपकी माउंटेन रेंजेस हैं आपकी अलोंग वेस्टर्न कोस्ट, वो उनको हम सह्याद्रीज या वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं। यहां पे जो आपकी रेलवेज पास करेंगे वो थ्रू गैप्स और पासिस ही पास कर पाती हैं। फ्रेंड्स, ये आपका इंडिया है, ये आपका वेस्ट कोस्ट है, ये पूरी आपकी वेस्टर्न आपकी रेंज है। अगर यहां से क्रॉस करिए रेलवेज इधर, तो आपकी यहाँ पे इन माउंटेन रेंजेस में, ये क्या है आपकी, ये आपकी वेस्टर्न घाट्स है, माउंटेन रेंज जिसको हम सह्याद्री बोलते हैं। अगर रेलवेज यहां से क्रॉस करती है इसकी वेस्ट की तरफ, तो इसको पास के थ्रू ही क्रॉस करना पड़ेगा या टनल्स बनानी पड़ेंगी, तो यहां पे भी थोड़ा डिफिकल्टी हो जाती है। इट हैज ऑल्सो प्रॉब्लम सच एज सिंकिंग ऑफ ट्रैक्स इन सम स्ट्रेचेस एंड लैंडस्लाइड्स। देखिए बहुत सारे जो हिली रीजन्स होते हैं वहां लैंडस्लाइड्स आ जाती है, कुछ आपके स्वैम्प्स वगैरह है, वहां पे जो आपकी रेल्स होती है, जो रेल्स बोलते हैं, रेल की जो पटरी होती है वो आपकी नीचे चली जाती है, नीचे बैठ जाती है, और वहां पे भी उनका मेंटेनेंस बहुत ज्यादा हाई पड़ता है उनको। आज की डेट में रेलवे हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट लाइफलाइन है हमारी इकोनॉमी की, नेशनल इकोनॉमी की। जितने भी ट्रांसपोर्ट है सबको अलग रखा जाए और रेलवेज को अलग रखा जाए, फिर भी रेलवेज का जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो आपका अलग देखा जा सकता है। अब रेलवेज की कुछ आपकी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि बहुत सारे पैसेंजर्स जो हमारे इंडिया में हैं वो विदाउट टिकट ट्रेवल करते हैं, जिससे रेलवे को जो रेवेन्यू लॉस होता है। फिर रेलवे में आपने देखा होगा ट्यूबलाइट्स, पंखे वगैरह लोग चोरी कर लेते हैं, डैमेज कर देते हैं रेलवे प्रॉपर्टी अभी भी पूरी तरह से रुकी नहीं है। पीपल स्टॉप करते हैं ट्रेन्स को, कोई वजह नहीं होती, ऐसे ही मजे मजे में ट्रेन्स होती हैं उनकी वो चेन खींच देते हैं। उसकी वजह से अगर कोई ट्रेन 5-10 मिनट भी लेट हो जाती है तो पूरा इंडियन जो ट्रेन्स चल रही होती हैं आपकी उस रीजन में, उनका टाइम टेबल डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो ये जो सारे आपके कॉजेज हैं ये आपके बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं रेलवेज को। और आप इन्होंने कुछ सोचा है, अभी गवर्नमेंट ने कुछ सोचा है कि प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं हम कुछ रेलवेज के कुछ पार्ट का, अभी लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, धीरे धीरे इंप्लीमेंट भी होगा। उसके बाद फ्रेंड्स फिर हम पढ़ते हैं पाइपलाइंस। देखिए पाइपलाइंस भी आपका एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। आपका पाइपलाइंस नेटवर्क पहले नहीं था आपका, ये अभी आया है। पाइपलाइंस क्या ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है? पाइपलाइंस आपका ऑयल, गैस, ये आपका ट्रांसपोर्ट होता है पाइपलाइन से। देखिए ऑयल जो गैस है अगर वो आप रोड और रेल से ट्रांसपोर्ट करेंगे तो वो ज्यादा आपका कॉस्टली पड़ता है। अगर पाइपलाइन से आप ट्रांसफर करते हैं, पाइपलाइंस की इनिशियल कॉस्ट ज्यादा आती है, उसके बाद जो मेंटेनेंस की कॉस्ट होती है पाइपलाइंस की वो थोड़ी कम होती है। इसमें हम पूरा प्रेशर चेक करके एक से दूसरे एरिया तक आपके ये जो लिक्विड और कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस भी हम लिक्विड में कन्वर्ट करके यहां भेज देते हैं। In past, these were used to transport water to cities and industries. पास्ट टाइम में हम पाइपलाइंस को खाली वाटर के ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज करते थे, अब ये यूज की जाती है क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, नेचुरल गैस जो आपकी होती है नेचुरल गैस फील्ड से टू रिफाइनरीज तक, और क्रूड ऑयल जहां पे हमारा निकलता है वहां से जहां पेट्रोलियम की रिफाइनरीज होती है वहां तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। उसके बाद जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज जो प्रोडक्ट्स को रिफाइन करती हैं उसको मार्केट तक या दूसरी इंडस्ट्रीज को पहुंचाने में पाइपलाइंस यूज होती है। फिर फर्टिलाइजर फैक्ट्री और बिग थर्मल पावर प्लांट्स तक भी ये नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल वगैरह, ये आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह पहुंचाती हैं। सॉलिड्स कैन आल्सो बी ट्रांसपोर्टेड। देखिए सॉलिड को आप पाइपलाइन के थ्रू कैसे ट्रांसफर करेंगे, उसको आप सेमी सॉलिड में, स्लरी बोलते हैं जिसको, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं और उसको आप ट्रांसफर कर देते हैं। फिर कुछ जो हमारे आपके इंडिया के इनलैंड में आपकी जो रिफाइनरीज हैं वो है आपकी बरूनी है, मथुरा रिफाइनरी। देखिए आपके बिल्कुल मथुरा रिफाइनरी के आसपास आपका कोई आयरन वो पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरिया नहीं है, फिर भी यहां पे आपकी रिफाइनरी है। पानीपत में आपकी रिफाइनरी है फ्रेंड्स। ये रिफाइनरीज भी खाली पाइपलाइंस की वजह से, कि पाइपलाइंस अब डेवलप हो गई हैं और उनसे आपको ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू क्रूड ऑयल वगैरह जो भी आपको चाहिए वो मिल जाएगा, तो ये रिफाइनरीज आपकी इनलैंड में बना दी गई हैं। और ये आपका गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं आपके, कुड बी थॉट ओनली बिकॉज ऑफ पाइपलाइंस। अगर ये पाइपलाइंस नहीं होती तो ये यहाँ लोकेशंस पे नहीं होते और ये वहीं होते जहां आपका इन्हें रॉ मटेरियल पास में मिल रहा है। जो पाइपलाइन की इनिशियल कॉस्ट होती है वो मैंने आपको बताई है, वो ज्यादा होती है, बट सब्सिक्वेंट जो रनिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो आपकी बहुत कम पड़ती है, इनकी ट्रांसपोर्टेशन से कॉस्ट कम हो जाती है इनकी। इट रूल्स आउट, जो आपके रोड और रेलवेज हैं उनसे कम कॉस्ट पड़ती है इनकी। इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लॉसेज और डिलेज। यहां पे आपके जैसे देखिए रोड से आ रहा है, आपका रेल में आ रहा है, अगर आपकी रेलवे ट्रैक में कुछ प्रॉब्लम आ गई है या फिर कोई और रीजन से आपकी डिले हो जाता है रेलवे में, रोड में आपका ट्रैफिक जाम्स है, बहुत सारी चीजें हो जाती है, मशीनरी है खराब हो सकती है, तो वहां पे जो लॉसेज और डिलेज थे जो हमारे पास रोड और रेल ट्रांसपोर्ट से, वो सारे यहाँ पे रूल आउट हो गए हैं। वो सारे ऐसे कुछ डिलेज और लॉसेज यहाँ पे नहीं होते हैं। अब यहां देखिए आपके 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क है पाइपलाइन के अपनी कंट्री में।
जो आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किए जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया ना क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है पाइपलाइन से। फ्रॉम ऑयल फील्ड्स जो है आपकी अपर असम में, देखिए दिग्बॉय ऑयल फील्ड्स, नाहरकटिया वगैरह जो ऑयल फील्ड्स हैं आपकी अपर असम में, वहां से पाइपलाइन आती है कानपुर उत्तर प्रदेश। कहां कहां से होती है? गुवाहाटी, बरूनी और इलाहाबाद से होती हुई। ये इसकी जो ब्रांचेस हैं आपकी, वो बरूनी टू हल्दिया जाती हैं वाया राजबंद, और राजबंद से आपके मुरीगम जाती हैं एंड गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी। देखिए कैसे आपका क्रूड ऑयल जो वहां से निकलता है आसाम के दिग्बॉय और नाहरकटिया फील्ड से, वहां से कैसे वो डिफरेंट डिफरेंट जगह ट्रांसपोर्ट हो जाता है रिफाइनरीज में, और रिफाइनरीज से आपकी मार्केट में चला जाता है, दूसरी इंडस्ट्रीज में चला जाता है, जहां वो उस पेट्रोलियम के जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं उनको एज अ इनपुट यूज करते हैं दूसरे आपके प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। दूसरी जो आपकी पाइपलाइन है फ्रेंड्स, वो है आपकी सलाया टू गुजरात टू जलंधर। तो ये सलाया आपका गुजरात में पड़ता है फ्रेंड्स, उसके बाद जलंधर आपका पंजाब है, इसको कनेक्ट करती है। और ये कहां कहां से होती जाती है? ये आपकी होती जाती है विरामगम, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत। इसकी जो ब्रांचेस है वो कनेक्ट करती है आपकी कोयाली आपकी फील्ड है, एक आपकी ऑयल फील्ड है या फिर कोल फील्ड ऑयल फील्ड है आपकी, तो वडोदरा में पड़ता है वो आपका चक्षु एंड अदर प्लेसेस को कनेक्ट आपकी करती है। उसके बाद एक आपकी गैस पाइपलाइन है फ्रेंड, जो आपकी गैस के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होती है फ्रॉम हजीरा इन गुजरात, जो कि आपको कनेक्ट करती है जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश वाया बीजापुर इन मध्य प्रदेश। इसकी जो ब्रांचेस है वो कोटा तक जाती हैं, शाहजहानपुर तक जाती हैं, बबराला, ये आपके प्लेसेस कहां पे हैं? ये आपके उत्तर प्रदेश हैं। और यहां से देखिए जो आपका गुजरात का रीजन है ना, सलाया जो गुजरात में, यहां से आपका ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है। ये गैस की पाइपलाइन है। यहां पे आपका जो ये रीजन है गुजरात का, मैंने आपको बताया था ना, जो वेस्ट कोस्ट के पास आपका पड़ता है गुजरात का रीजन, जब लास्ट लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको ऑयल प्रोड्यूसिंग फील्ड्स आपके वहां ऑयल प्रोड्यूसिंग फील्ड्स दिखाई थी आपको गुजरात राजस्थान में, उनसे पाइपलाइन जाती हैं। ऐसी असम में जो दिग्बॉय वगैरह ऑयल फील्ड्स है वहां से पाइपलाइन जाती हैं। और इसके बाद जो गैस पाइपलाइन है गुजरात से जो आपकी हजीरा टू जगदीशपुर जाती है, ये भी मैंने आपको मैप में दिखाई थी लास्ट लेक्चर में। तो फ्रेंड्स चलिए, ये हमारे पास है आपकी सारी पाइपलाइंस है, 3 तरह की पाइपलाइंस इंडिया में है जो मेजर पाइपलाइंस है, वो हमने पढ़ लिया है। अब हम आते हैं आपका रेलवेज का मैप देखते हैं। पहले देखिए फ्रेंड्स, ये आपका रेलवेज का मैप है। यहां देखिए कितना ज्यादा आपका कनेक्टेड है आपका इंडिया पूरा रेलवेज से, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर आप जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो वहां आपको रेलवे की डेंसिटी यहां देखिए कम मिलेगी, क्योंकि यहां पे आपके पेनिनसुलर, यहां पे आपका हिमालयन रीजन है, बड़ी बड़ी माउंटेन्स है, डिफिकल्ट टेरेन है। फिर ऐसे ही आपका नॉर्थ ईस्ट में भी थोड़ा सा आपकी कनेक्टिविटी रेलवे से कम है, क्योंकि यहां पे भी टेरेन बहुत डिफिकल्ट होती है, कंस्ट्रक्शन जो रेलवेज की है वो आपकी आसानी से नहीं हो पाती है। उसके बाद पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम वाटरवेज। ये देखिए हमारे पुराने टाइम से, एंशिएंट पीरियड से ही हमारा इंडिया जो है वो इंडिया ट्रेड करता आया है दूसरी कंट्रीज से, और इसलिए इंडिया को सी फेयरिंग कंट्रीज कहा जाता है, क्योंकि इंडिया सी के थ्रू अपना ट्रेड करता था। बहुत सारी चीजें बाहर से मंगानी होती थी और अपने स्पाइसेस वगैरह भी एक्सपोर्ट करने होते थे इनको, तो वो आपके सी के थ्रू, शिप्स के थ्रू ही होते थे। उस टाइम पे आपका ये आपका एयरवेज नहीं होता था उस टाइम पे आपका, तो इट्स सीमैन सेल्ड फार एंड नियर, दस कैरिंग एंड स्प्रेडिंग इंडियन कॉमर्स एंड कल्चर। तो इस वजह से जब ये सीमेन जो आपके ट्रेड करने के लिए दूसरी दूसरी जगह जाते थे, तो इस तरह से जब वो एक से प्लेस से दूसरी प्लेस गए, और हमारे यहाँ पे ईरान से और आपका अफगानिस्तान वगैरह और भी जो दूसरे प्लेसेस थे, वहां से जो लोग आए हमारे यहाँ ट्रेड करने, तो उनका कल्चर भी हमारी कंट्री में आया और हमारा कल्चर भी बाहर गया। फ्रेंड्स, वाटरवेज के सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, क्यों हम इसे डेवलप करने के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि ये चीपेस्ट मीन्स है। इसमें जो आपका क्या है, इसमें वीएट ईयर का आपका खर्चा नहीं होता ज्यादा, ये आपका चीपेस्ट मीन पड़ता है रोड, रेल और एयरवेज से। तीनों ट्रांसपोर्टेशन जो आपके नेटवर्क्स हैं, रोड का, रेल का, एयर का, उन सबसे ये कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है, चीप पड़ता है। और ये आपके यहाँ वाटरवेज से हम बड़े बड़े शिप से आपका क्या कर सकते हैं, ये सूटेबल है कैरी करने के लिए आपके हैवी और बल्की गुड्स। देखिए वाटर लॉग्स भी हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, फर्नीचर की जो इंडस्ट्री होती है, वाटर लॉग्स भी हम रिवर्स के थ्रू आपका ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो आपका वाटरवेज है, ये आपका फ्यूल एफिशिएंट है, कम फ्यूल यूज होता है आपका रोडवेज एज वेल एज कंपेयर टू रेलवेज में और एयरवेज से भी। और ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, देखिए फ्यूल कम यूज होगा तो एनवायरमेंट कम पॉल्यूट होगा, एयर पॉल्यूशन कम होगा, और इससे वाटर पॉल्यूशन भी आपका ज्यादा नहीं होता है। इंडिया के पास ये फेवरेबल इसलिए भी है क्योंकि इंडिया का जो इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज है, उसकी लेंथ क्या है फ्रेंड्स, उसकी लेंथ है आपकी 14,500 किलोमीटर इन लेंथ। देखिए इंडिया की जो आपके इनलैंड का मतलब क्या है, इंडिया के अंदर जो वाटरवेज है, यानी कि जो रिवर्स है हमारे पास, जो आपकी स्ट्रीम्स हैं और जो आपकी कैनाल्स हैं, उनको हम इनलैंड वाटरवेज में यूज करते हैं। वहां हम शिप्स चला सकते हैं, हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी रिवर है, गंगा है, आपकी ब्रह्मपुत्र है, और भी कावेरी, गोदावरी, नर्मदा वगैरह ऐसी रिवर्स है। तो उन रिवर्स में हम शिप चला के एक से दूसरी जगह तक सामान पहुंचा सकते हैं, एक से दूसरी जगह तक ह्यूमंस को ट्रांसपोर्ट भी हम कर सकते हैं। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, आपका अभी गुजरात में मोदी जी ने एक फेरी चलाई थी, मोदी जी ने अभी एक फेरी को इनॉग्रेट किया था। वो उसमें क्या हुआ था, देखिए जैसे आपका जो गुजरात है, ये आपका गुजरात बनता है पूरा, ठीक है फ्रेंड्स, यहां देखिए ये आपका ऐसे पूरा गुजरात बनता है। अगर आपको यहां से इस प्लेस से, यहां इस वाले प्लेस से
आपका इस वाले प्लेस तक जाना है, ठीक है, तो बाय रोड और बाय रेल जाएंगे तो आप पूरा ऐसे करके पूरा घूम के जाना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप यहाँ छोटी सी फेरी चला दे इसी रीजन में तो आपका पूरा फेरी यहां से यहां तक आपको कम टाइम में पहुंचा देगी, कॉस्ट भी कम पड़ेगी उसकी। तो ये होता है आपका इनलैंड वाटरवेज का मतलब फ्रेंड्स। और आपकी जो बहुत सारी रिवर्स हैं इंडिया में बहुत सारी रिवर्स हैं, इंडिया में बहुत सारी कैनाल्स भी डेवलप की गई हैं, तो उनमें आप छोटी छोटी फेरीज, छोटे छोटे शिप्स चला सकते हैं जो कि आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट करेंगे और ह्यूमंस को भी ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, वो भी कॉस्ट इफेक्टिव और फ्यूल एफिशिएंट मैनर में, और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी रहेगा। आउट ऑफ दिस देखिए इतना इंडिया का इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज है, बट हमने जो डेवलप किया है अभी भी जो नेविगेबल है बाय मैकेनाइज्ड वेसल वो है आपका अराउंड 6000 किलोमीटर्स, जो आपके फॉलोइंग वाटरवेज हैज बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटरवेज बाय द गवर्नमेंट। कुछ आपके ऐसे वाटरवेज हैं, इनलैंड वाटरवेज, जो गवर्नमेंट ने आपके नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर कर दिए हैं, वो हम देखते हैं आपके कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स यहां देखिए सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका वाटरवे है ये कहां है आपका, ये आपका गंगा रिवर में है। गंगा रिवर में यहां पे आपके शिप्स वगैरह चलेंगे। ये देखिए ये आपको यहां फिगर दिख रही है, ऐसे यहां से लोग अपनी बाइक्स, कार्स एक से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, वो भी कम टाइम में वहां पहुंच जाएंगे, और ह्यूमंस का ट्रांसपोर्टेशन और गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है इन छोटी छोटी फेरीज में। आज भी हमारे देश में बहुत ज्यादा यूज होता है इनका। तो जहां पे आपका रोड और रेलवेज नेटवर्क ज्यादा डेवलप नहीं होते और जहां पे रोड आपके रिवर्स के ऊपर ब्रिज नहीं होता, तो वहां फेरीज ही आपके ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। तो गंगा रिवर पे आपका कहां पे है, इलाहाबाद आपका यूपी में, वेस्ट बंगाल में आपका हल्दिया है। तो ये इलाहाबाद से होती हुई गंगा रिवर आपके हल्दिया पहुंचती है, तो वहां तक हम ये वाटरवे बनाते हैं। इसकी लेंथ क्या है, सबसे बड़ी लेंथ है इसकी 1620 किलोमीटर की, और इसको नाम दिया गया नेशनल वाटरवे नंबर 1। फ्रेंड्स इस वाली फिगर में देखिए, यहां देखिए ये क्या है आपका इलाहाबाद है, क्या है फ्रेंड्स, ये आपका ये इलाहाबाद है, और जो ये रिवर जा रही है आपकी इलाहाबाद से। फ्रेंड्स इस वाली फिगर में देखिए आपको यहाँ नेशनल वाटरवे नंबर 1 मिलता है। यहाँ देखिए यहाँ ये इलाहाबाद है, इलाहाबाद से होता हुआ जाता है, उत्तर प्रदेश को कवर करता है, फिर उसके बाद आपका बिहार से होता हुआ आपकी गंगा जाती है, बिहार से झारखंड, झारखंड से आपकी वेस्ट बंगाल, और जब आप बिल्कुल नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको जब ये बे ऑफ बंगाल में मिलने वाली होती है तो यहाँ पे आपका हल्दिया पोर्ट, हल्दिया क्या मिलता है, हल्दिया मिलता है। तो ये वाटरवे जो है आपका इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक है। फ्रेंड्स एक बार फिर से देख लीजिए, इलाहाबाद टू हल्दिया, इलाहाबाद आपका यहां पड़ता है यूपी में, जहां से ब्लू वाला आपका स्टार्ट हो रहा है ना, मेजर रिवर स्टार्ट हो रही है, फिर यहां से आते आते ये आपका नीचे हल्दिया तक जाता है। फ्रेंड्स उसके बाद आपका नेशनल वाटरवे नंबर 2 है जो कि आपका ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, और जो कहां से आपका फ्लो करता है फ्रेंड्स, ये आपका सदिया से धुबरी के बीच में जाता है। कहां पे रहता है आपका, सदिया से धुबरी के बीच में, और इसको बोलते हैं नेशनल वाटरवे नंबर 2। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये है आपका नेशनल वाटरवे नंबर 2 सदिया से धुबरी। ये जो आपको बिल्कुल यहाँ पे कोने में ये दिख रहा है ना, आपको बिल्कुल कोने में दिख रहा है, ये आपका है सदिया। ऊपर नॉर्थ ईस्ट कोने में देखिए सदिया है असम में। यहाँ से जाते ये आपका कहाँ आता है, ये आपका धुबरी में आ जाता है इधर। तो ये पूरा असम को, ब्रह्मपुत्रा की स्ट्रेच को कवर करता है, और यहाँ पे कार्गो की मूवमेंट होगी, आपकी शिप्स मूव करेंगे, ट्रांसफर होगा गुड्स और सर्विस, गुड्स का और ह्यूमंस का एक से दूसरी जगह। फिर है फ्रेंड्स आपका नेशनल वाटरवे नंबर 3। नेशनल वाटरवे नंबर 3 है आपका वेस्ट कोस्ट कैनाल पे इन केरला। ये आपका कोटापुरम, कोलम और उद्योग मंडल एंड चंपाकरम कैनाल्स से थ्रू जाता है। ये किसी आपका मतलब रिवर यूज नहीं कर रहा है, बट ये कैनाल्स यूज कर रहा है। ये कौन सी कैनाल यूज करता है, वेस्ट कोस्ट की कैनाल यूज करता है केरला में, और इसको हम बोलते हैं नेशनल वाटरवे नंबर 3। ये देखिए यहाँ पे पहले तो ये वेस्ट कोस्ट कैनाल पे आपका जाता है, 168 किलोमीटर्स का है ये आपका। फिर ये उद्योग मंडल कैनाल, चंपाकरा कैनाल कोची के पास है, ये आपकी टोटल लेंथ जो है आपकी इसकी 205 किलोमीटर है। फ्रेंड टोटल लेंथ क्या है आपकी इसकी, 205 किलोमीटर है। सबसे बड़ा जो वाटरवे है आपका अराउंड 1700 किलोमीटर का, वो कौन सा है आपका, वो नेशनल वाटरवे नंबर 1 है, हल्दिया टू आपका कहां जाता है, वो वाराणसी टू आपका इलाहाबाद टू हल्दिया। ये देखिए फ्रेंड्स जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है ना, थोड़ा सा ब्लू कलर में जो आपको दिख रहा है वही है आपका क्या है, यहां से स्टार्ट होता है आपका केरला में, और पूरा नीचे तक वेस्ट कोस्ट कैनाल को पूरा कवर करता हुआ यहां नीचे आ जाता है। ये है आपका नेशनल वाटरवे नंबर 3। यहाँ ऊपर देखिए, ऊपर के पार्ट में आपको ब्लू कलर का दिख रहा है ना कुछ, ये ब्लू कलर की कैनाल है, यही है आपका नेशनल वाटरवे नंबर 3। यहां आके ये खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद है आपका नेशनल वाटरवे नंबर 4 जो कि आपका गोदावरी और कृष्णा रिवर्स है ना, जो अलॉन्ग विद काकीनाडा पुडुचेरी स्ट्रेच ऑफ कैनाल्स। इसमें देखिए पुडुचेरी की कैनाल है, जो काकीनाडा की कैनाल है, ये आपकी गोदावरी और कृष्णा रिवर्स हैं। इन रिवर्स में ये आपका ये बनाया गया नेशनल वाटरवे नंबर 4। इसकी भी एक बार फिगर देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका पूरा है क्या है, ये आपकी ये गोदावरी है। ऊपर वाली जो रिवर है आपकी गोदावरी है, नीचे वाली जो रिवर है आपकी कृष्णा है, और फिर ये जो आपकी कैनाल्स हैं आपकी काकीनाडा पुडुचेरी स्ट्रेच है कैनाल्स की, वो नीचे तरफ जा रही है आपकी। तो ये है आपका पूरा नेशनल वाटरवे नंबर 4 जो भी आपको ब्लू लाइंस में यहाँ पे आपको
जो भी आपको ब्लू लाइंस में दिख रहा है ये है आपका नेशनल वाटरवे नंबर 4 और ये यहां तक जाता है। कृष्णा गोदावरी, गोदावरी ऊपर वाली रिवर है, जो ऊपर वाला ब्लू लाइन है वो गोदावरी है, ये नीचे वाली ब्लू लाइन है कृष्णा है, और जो डार्क ब्लू में है आपका ये यहाँ पे आपका काकीनाडा और पुडुचेरी कैनाल है, ये है आपका नेशनल वाटरवे नंबर 4। और यहाँ देखिए आपका जो लास्ट में है आपका वो है आपका नेशनल वाटरवे नंबर 5, जो कि आपका स्ट्रेच करता है ऑफ रिवर ब्राह्मणी अलोंग विद मेटाई रिवर, और जो डेल्टा चैनल्स हैं आपके, जो अलग अलग डेल्टा चैनल्स हैं आपके महानदी के और आपके ब्राह्मणी रिवर के, और ईस्ट कोस्ट कैनाल, फ्रेंड ईस्ट कोस्ट कैनाल पे ये जाता है। इसकी लेंथ क्या है 588 किलोमीटर्स। ये जो 5 वाटरवेज है ना आपके, ये आपके मेन है, तो इनको आप याद रखना, सबसे बड़ा कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद रखना फ्रेंड्स एक बार। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये है आपका नेशनल वाटरवे नंबर 5, ये देखिए तालचेर से ये पूरा जो आपका यहाँ पे ना, और ये वाला जो ऊपर से नीचे आता हुआ दिख रहा है आपका, ये क्या है आपकी पूरी ईस्ट कोस्ट कैनाल है, और ये बाकी आपकी ब्राह्मणी रिवर, और ये देखिए यहाँ पे आपकी ये ब्राह्मणी रिवर है, आगे जाके आपकी ये मेटाई रिवर आती है। तो ये सारा जो है ये आपका क्या है तालचेर से स्टार्ट होता है, यहाँ से यहाँ तक जाता है ये मंगलगढ़ी तक, फिर नीचे वेस्ट बंगाल तक जाता है, और ऊपर से जो आपका आ रहा है ये पूरी आपका यहाँ से हल्दिया से देखिए ये आपकी कौन सी कैनाल है, ईस्ट कोस्ट कैनाल है फ्रेंड। आपकी कौन सी है, उड़ीसा वाली कोस्ट की कैनाल है, ये ईस्ट कोस्ट कैनाल बोलते हैं इसको, और इसको हम कहते हैं नेशनल वाटरवे नंबर 5 फ्रेंड्स। फिर उसके बाद हम आपको ये कहते हैं कि जो और भी हमारे पास बहुत सारे इनलैंड वाटरवेज हैं। हमारे पास जो टोटल इनलैंड वाटरवेज हैं वो है आपके 111 हमारे पास टोटल आपके नेशनल वाटरवेज हैं, लेकिन ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट थे तो हमने वो पढ़ लिए, ठीक है। और जहाँ पे हमारे पास जो मैंने बताया ना कि हमारे पास कुछ और अदर वाटरवेज हैं जो कि 111 है टोटल आपके, और उसके बाद ये आपके हैं मांडवी, जुआरी, कुंभरेजा, सुंदरबंस, बराक, बैकवाटर्स ऑफ केरला, इन चीजों में है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो इंडिया ट्रेड करता है विद फॉरेन कंट्रीज इज कैरीड फ्रॉम द पोर्ट लोकेशंस अलोंग द कोस्ट, ठीक है। वो पोर्ट लोकेशन से आपके जो कोस्ट के अलोंग कैनाल्स होती है वहीं से लेके आता है, उसको हम इनलैंड वाटरवे में इंक्लूड करते हैं। 95% जो हमारे पास कंट्री का ट्रेड है वॉल्यूम, 68% इन द टर्म्स ऑफ वैल्यू इज मूव्ड बाय सी, ये हमारा होता है। उसके बाद हमें पढ़ने हैं आपके मेजर सी पोर्ट्स, बट उससे पहले हम कुछ रिपोर्ट देख लेते हैं। देखिए आपका जो नेशनल वाटरवेज एक्ट आया था ना आपका 2016 का, यहाँ पे वाटरवेज एक्ट आया था आपका 2016 में, उसने डिक्लेयर किया था 111 इनलैंड वाटरवेज एज नेशनल वाटरवेज। जो टोटल लेंथ होगी आपके नेशनल वाटरवेज की वो हो गई थी आपकी 20,275 किलोमीटर, जो कि आपका 24 स्टेट्स में फैला हुआ था पूरी कंट्री पे। और ये इसलिए डिक्लेयर किए गए थे क्योंकि यहां पे हमें प्रमोट करनी है अपनी शिपिंग और नेविगेशन ऑन देम। फिर है फ्रेंड्स आपके कुछ आपके मेजर सी पोर्ट्स, ये आपके 12 मेजर सी पोर्ट्स हैं हमारे पास। और इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो आपको पता ही है, इंडिया की कोस्ट लाइन 7516 किलोमीटर आपकी कोस्ट लाइन इंडिया की है, जिसमें आपके 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 आपके नोटिफाइड नॉन मेजर पोर्ट्स हैं, यानी कि आपके माइनर पोर्ट्स हैं जो कार्गो और जो गुड्स ये हैंडल करते हैं वो थोड़ा कम करते हैं। ये जो मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया के, वो इंडिया का फॉरेन ट्रेड का 95% ऑफ द पार्ट फॉरेन ट्रेड का जो इंडिया करती है उसका हैंडल करते हैं। पहला पोर्ट है आपका फ्रेंड्स कांडला। कांडला आपका कहाँ है, कच्छ में है, इसको दीनदयाल पोर्ट भी कहा जाता है। ये आपका फर्स्ट पोर्ट था, डेवलप्ड सून आफ्टर द इंडिपेंडेंस टू ईज वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ऑन द मुंबई पोर्ट। फ्रेंड्स याद रखना ये आपका सबसे फर्स्ट पोर्ट नहीं था, बट इंडिपेंडेंस के बाद जो डेवलप हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद जो फर्स्ट पोर्ट आया वो आपका ये कांडला पोर्ट था। इन द वेक ऑफ लॉस ऑफ कराची पोर्ट, क्योंकि जो कराची पोर्ट था वो आपका पाकिस्तान के पास चला गया था। कांडला जो है वो आपका एक टाइडल पोर्ट है और इट केटर्स टू द कन्वीनियंट हैंडलिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ हाईली प्रोडक्टिव ग्रेनरी एंड इंडस्ट्रियल बेल्ट। देखिए जो भी एग्रीकल्चरल के प्रोडक्ट होते हैं आपके इन स्टेट्स के, जो आपके यहाँ पे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात, इनके जो आपके एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं, बाकी और भी जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं तो वो सारे आपके यहीं से कांडला पोर्ट से ही आपके थ्रू मिडल ईस्ट कंट्रीज वगैरह बाहर कहीं भी जो दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते हैं वो यहीं से होते हैं आपका। फ्रेंड दूसरा पोर्ट है आपका मुंबई पोर्ट। जो आपका मुंबई पोर्ट है ये सबसे बड़ा पोर्ट है, आपका बिगेस्ट पोर्ट है विद अ स्पेशियस नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर। फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी इसीलिए बनाया गया, प्लान्ड विद द व्यू टू डीकंजेस्ट द मुंबई पोर्ट एंड ये सर्व करे एज अ हब पोर्ट फॉर दिस रीजन। ये देखिए फ्रेंड्स आपके यहाँ पे पोर्ट्स के आपका लोकेशन दिया हुआ है। ये आपका गुजरात में जो कांडला पोर्ट जिसको हम कहते हैं वो दीनदयाल पोर्ट है। ये आपका यहाँ पे आपका मुंबई वाला पोर्ट है, उसके पास में ही जो मैंने अभी आपको बताया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट बनाया गया था, ये पोर्ट बनाया गया था ताकि जो मुंबई का जो ट्रैफिक है वो थोड़ा कम हो सके और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट उसको हैंडल कर सके। फिर एक गोवा में आपका मारमगांव पोर्ट है, फिर आपका न्यू मैंगलुरु पोर्ट है आपका कोरला में, वो आपके कर्नाटका में, कोचिन पोर्ट है आपका केरला में। देखिए 1 2 3 और 4 5 6 पोर्ट आपके हैं वेस्ट साइड पे और 6 पोर्ट आपके हैं ईस्ट साइड पे। यहां देखिए कोलकाता का पोर्ट है, उसके बाद आपका ये पारादीप का पोर्ट है, फिर आपका विशाखापट्टनम है आपका आंध्र प्रदेश में, पारादीप आपका उड़ीसा है, एंड चेन्नई का पोर्ट है फिर आपका कहां पे
चेन्नई का पोर्ट आपका ईस्ट साइड पे है। फिर ये आपका यहाँ पे कौन सा पोर्ट है फ्रेंड्स, जो आपका वीओ चिदम्बरम पोर्ट है, ये आपका तुतिकोण का पोर्ट कहा जाता है, ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। उसके बाद आपके चेन्नई का भी पोर्ट है। फिर आपका विशाखापट्टनम, पारादीप और कोलदिया, ये आपका क्या नाम है इसका, कोलकाता का पोर्ट है। तो 6 मेजर पोर्ट्स आपके यहाँ पड़ते हैं और 6 आपके पोर्ट्स यहाँ पड़ते हैं। टोटल 12 पोर्ट्स हैं आपके इंडिया के मेजर पोर्ट्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए, ये आपका एनुअल रिपोर्ट है इनकी। तो यहाँ पे आपका कोलकाता का पोर्ट पड़ता है। कोलकाता पोर्ट आपका सारे पोर्ट्स में ओनली रिवराइन पोर्ट्स है। ये आपका रिवर आपका जो ये क्या है, जैसे पोर्ट्स तो आपके कोस्टल इलाकों में होते हैं, बट कोलकाता का पोर्ट्स आपका इनलैंड पोर्ट कहा जाता है, क्योंकि जो अंदर जो आपकी रिवर जाती है ना बे ऑफ बंगाल में, तो ये पोर्ट आपका रिवर पे सिचुएटेड है। और ये आपका सबसे ज्यादा इसको हो गए 150 ईयर्स हो गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो हिंटरलैंड है हैज अ वास्ट हिंटरलैंड और कंप्राइजिंग द एंटायर ईस्टर्न इंडिया इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट की जो हिल स्टेट्स है, वो भी सारा अपना जो भी आपका होता है सामान वगैरह, ये आपको वहां भेजती है। फिर इस पोर्ट के पास ट्विन डॉक सिस्टम्स है, एक तो कोलकाता डॉक सिस्टम है और एक आपका ईस्टर्न बैंक हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स है। ये आपका कहां लोकेटेड है, ये आपका वेस्टर्न बैंक पे हुगली पे आपका लोकेटेड है। फ्रेंड्स, जो 2019-20 में कोलकाता पोर्ट ने हैंडल किया, वो आपका 47.09 मिलियन टन्स ऑफ आपका ट्रैफिक हैंडल किया इसने। दूसरा पोर्ट है आपका पैरादीप का, जो आपका उड़ीसा में है। ये आपका मेजर पोर्ट है इन इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये टुक ओवर किया था, मैनेजमेंट ऑफ द पोर्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट से इसको टुक ओवर कर लिया था। उसके बाद जो आपका पैरादीप पोर्ट है, ये आपका ईस्ट कोस्ट पे है और इन अप्रैल 1996 मेकिंग इट द फर्स्ट मेजर पोर्ट इन ईस्ट कोस्ट। फ्रेंड देखिए, इसने आपका कितना ट्रैफिक हैंडल किया, इसने आपका इतना कार्गो हैंडल किया 83.62 मिलियन टन, यानी कि जो अभी हमने कोलकाता पोर्ट पढ़ा था उससे ज्यादा ये कार्गो हैंडल करता है। उसके बाद जो आपका पोर्ट है वो न्यू मैंगलोर पोर्ट है। न्यू मैंगलोर पोर्ट वाज डिक्लेयर्ड एज द, ये 9th पोर्ट था आपका, 1974 में आपका बना था और इसने जो ट्रैफिक हैंडल किया वो 27.60 मिलियन टन्स का ट्रैफिक इसने हैंडल किया। उसके बाद फिर हम कोचिन पोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। कोचिन जो पोर्ट है हमारे पास डेवलप हुआ था 1920-1940 के पीरियड में और ये हमारे पास आपको मैंने इसकी लोकेशन दिखा ही दी है फ्रेंड्स। इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है आपकी साउथ वेस्ट कोस्ट के इंडिया की, एट द कमांडिंग पोजिशन ऑफ द ईस्ट वेस्ट जो ओशन ट्रेड है, ये सारा पोर्ट आपका वहां पड़ता है। और ये पोर्ट क्या है, आपका नेचुरल गेटवे टू द वास्ट इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट ऑफ साउथ वेस्ट इंडिया। जो आपकी साउथ वेस्ट इंडिया की एग्रीकल्चरल और जो इंडस्ट्रियल मार्केट है, वो उनके सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपके इस पोर्ट के थ्रू सप्लाई होते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो मैंने आपको मुंबई के नीचे दिखाया था। ये आपका मिड 1980s में कंस्ट्रक्ट हुआ था। जो मुंबई पोर्ट है उसके ऊपर बहुत सारा कार्गो का प्रेशर होता है, उसको कम करने के लिए ये जो आपका पोर्ट है फ्रेंड्स, ये आपका ऑल वेदर टाइडल पोर्ट्स है। क्या है, ऑल वेदर टाइडल पोर्ट्स है आपका। ये जो आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या, ये ऑल वेदर टाइडल पोर्ट्स। टाइडल पोर्ट्स क्या होते हैं, जो शिप्स होते हैं वो पोर्ट्स में एंट्री करते हैं जब आपकी हाई टाइड होती है, क्योंकि लो टाइड पे आपका पानी कम हो जाता है इन पोर्ट्स को, इसलिए हम टाइडल पोर्ट्स बोलते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे मुंबई पोर्ट के बारे में। आपका जो मुंबई पोर्ट है वो आपका सेकंड ओल्डेस्ट मेजर पोर्ट है इन इंडिया आफ्टर कोलकाता। कोलकाता आपका सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट है फ्रेंड, याद रखना। सेकंड जो ओल्डेस्ट पोर्ट है आपका वो मुंबई पोर्ट है और ये प्रिंसिपल गेटवे है आपका इंडिया का, क्योंकि इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इट लाइज मिडवे अलोंग द वेस्ट कोस्ट, जो आपकी वेस्ट कोस्ट है उसके मिडवे में ये पड़ता है और जो डीप वाटर्स है इनके हार्बर में प्रोवाइड करते हैं सिक्योर एंड एम्पल शेल्टर फॉर शिपिंग थ्रू आउट द ईयर। फिर फ्रेंड्स आपका एक और एन्नोर पोर्ट जिसे कहा जाता है, एन्नोर पोर्ट या फिर आपका कमराझार पोर्ट कहा जाता है। ये आपका 12th मेजर पोर्ट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। 2001 में ये कमीशन हुआ था और इसको हम कोल पोर्ट के लिए कोल पोर्ट के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो आपका तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है ये उसकी थर्मल कोल रिक्वायरमेंट्स को हैंडल करता है। उसका बाद आपका जो चेन्नई एयरपोर्ट है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका ऑल वेदर आर्टिफिशियल हार्बर है। ये क्या है, ऑल वेदर आर्टिफिशियल हार्बर इसको हम बोलते हैं। फिर देखिए हमारे पास दीनदयाल पोर्ट है आपका। एक दीनदयाल पोर्ट कहाँ है आपका, इसको कांडला पोर्ट भी बोलते हैं, गुजरात में है। ये एस्टेब्लिश हुआ था आपका 1950 में एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट और यूनियन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, एंड यूनियन गवर्नमेंट टुक ओवर कांडला फॉर इट्स डेवलपमेंट अ मेजर प्रोजेक्ट। उसके बाद जो वीओ चिदम्बरम पोर्ट है, ये आपका स्ट्रेटेजिकली क्लोज है टू द ईस्ट वेस्ट इंटरनेशनल सी रूट्स ऑन द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे क्या है, द पोर्ट इज वेल शेल्टर्ड फ्रॉम द फ्यूरी ऑफ स्टॉर्म्स एंड साइक्लोनिक विंड्स एंड इज ऑपरेशनल ऑल राउंड द ईयर। हर पूरे
साल ये काम करता है ये वाला पोर्ट। फ्रेंड्स फिर कुछ और थोड़ा बहुत हम डाटा देख लेते हैं। देखिए जो हमारा कोची पोर्ट, अब जो एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन है, कोची पोर्ट आपका साउथ वेस्टर्न पोर्ट है, लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ लगून। ये एक लगून है। लगून मैंने आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर में भी बताया है। और लगून क्या होते हैं, आपका एक नेचुरल हार्बर है ये आपका यहाँ पे। पोर्ट ऑफ तुतिकोर्न है आपका एक तमिलनाडु में। इस पोर्ट में आपका नेचुरल हार्बर है, रिच हिंटरलैंड है, और ये फ्लरिशिंग ट्रेस हैंडल करता है लार्ज वैरायटी ऑफ कार्गोज जो हमारी कंट्रीज कहां से आते हैं, श्रीलंका, मालदीव्स वगैरह से और कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया से। चेन्नई हमारा क्या है, चेन्नई का हमारे पास याद रखना फ्रेंड ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट्स है कंट्री का। ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल, वन ऑफ द, सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट नहीं, सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट तो हमारा कोलकाता है। ये आर्टिफिशियल पोर्ट याद रखना चेन्नई का आप। इट इज रैंक नेक्स्ट टू मुंबई इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड और कार्गो। विशाखापट्टनम पोर्ट की एक खासियत है, ये हमारे पास डीपेस्ट लैंडलॉक्ड है और वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट्स है, और यहां से आयरन ओर के एक्सपोर्ट्स होते हैं फ्रेंड्स आपके। विशाखा डीपेस्ट पोर्ट कौन सा है हमारे पास, विशाखापट्टनम। पैरादीप पोर्ट है हमारे पास उड़ीसा में, और आयरन ओर के लिए आपकी ट्रांसपोर्ट के लिए जाना जाता है। कोलकाता हमारे पास इनलैंड पोर्ट है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और कोलकाता इनलैंड रिवराइन पोर्ट है ये फ्रेंड्स याद रखना। ये सर्व करता है वेरी लार्ज रिच एरिया जो आपके हिंटरलैंड आपका गंगा ब्रह्मपुत्रा का। बीइंग अ टाइडल पोर्ट इट रिक्वायर्स कांस्टेंट ड्रेजिंग ऑफ हुगली। देखिए कोलकाता आपका हुगली में पड़ता है, तो रिवराइन पोर्ट है, हुगली के अंदर आके, मतलब जैसे जो आपका एरिया है इंडिया का, सी से अंदर आना पड़ता है हुगली रिवर में, तब आपका कोलकाता पोर्ट आता है। तो इसलिए जो हुगली में क्या होता है, जो रिवर है ना आपकी, वहां पे क्या होता है, रिवर इरोजन करा के ऊपर से अपना सिल्ट लेके आती है, तो वो सिल्ट रिवर के बेड में जमा हो जाती है, तो उस सिल्ट को हटाना पड़ता है, उस सिल्ट को हटाना पड़ता है रिवर के बेड से, ताकि जो पानी का फ्लो है वो डीप रहे और पोर्ट की तरह एक्ट कर सके। फिर हमारा हल्दिया पोर्ट है, जिसको हमने डेवलप किया है सब्सिडियरी पोर्ट इन ऑर्डर टू रिलीव ग्रोइंग प्रेशर ऑन द कोलकाता पोर्ट फ्रेंड्स। फिर फ्रेंड्स उसके बाद हमारे पास एयरवेज आते हैं। देखिए एयरवेज थोड़ा हम जल्दी करते हैं। फास्टेस्ट और मोस्ट कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ये डिफिकल्ट टेरेन्स लाइक माउंटेन्स वगैरह के ऊपर से उड़ के आपको ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ड्रेरी डेजर्ट्स, डेंस फॉरेस्ट एंड लॉन्ग ओशनिक स्ट्रेचेस, इसके लिए कुछ मायने रखते हैं क्योंकि इसको तो हवा में उड़ना होता है। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है हमारी कंट्री का, वहां पे बहुत सारी बिग रिवर्स हैं, डाइसेक्टेड रिलीफ्स हैं, डेंस फॉरेस्ट है एंड फ्रीक्वेंटली, और वहां पे ज्यादातर आपके फ्लड्स आते रहते हैं। इंटरनेशनल फ्रंटियर्स हैं आपके, और वहां पे जो एब्सेंस है आपका एयर ट्रांसपोर्ट का, ये आपका जो इन द एब्सेंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, अगर ये एयर ट्रांसपोर्ट वहां ना हो ऐसी कंडीशंस में, तो वहां रोड और आपका रेल जो है ट्रांसपोर्ट है वहां डेवलप करना बहुत ज्यादा मुश्किल है फ्रेंड्स। तो ऐसी कंडीशंस में, ऐसी ज्योग्राफिकल कंडीशंस में आपको एयर ट्रेवल वहां बहुत ज्यादा एक्सेस करा देता है, बहुत ज्यादा इजियर एक्सेस दे देता है। उसके बाद जो एयर ट्रांसपोर्ट है हमारे पास नेशनलाइज हुआ था 1953 में। ऑपरेशनल साइड पे इंडियन जो एयरलाइंस है हमारे पास, अलायंस एयर है, तो एयर इंडिया आपकी गवर्नमेंट के पास आ गई थी फ्रेंड्स। और जो एयर इंडिया है आपका, वो आपका पवन हंस जो हेलीकॉप्टर्स है उनकी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। ये जो हेलीकॉप्टर्स है आपके ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशंस के जो ऑफशोर ऑपरेशंस होते हैं, वहां पे इनएसेसिबल एरियाज होते हैं, डिफिकल्ट टेरेंस होते हैं, जैसे आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और इंटीरियर पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, जो है हिली एरियाज है, और जहां पे ऑयल और गैस हमारे पास एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम ऑफशोर एरियाज में, तो वहां इन हेलीकॉप्टर्स की सर्विस ली जाती है आपकी। फिर जो इंडियन एयरलाइंस है उसके ऑपरेशंस आपके एक्सटेंड करते हैं नेबरिंग कंट्रीज में, जो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया और या फिर आपकी मिडल ईस्ट है, और भी जगह जाती हैं ये। फ्रेंड्स एयर ट्रैवल जो है वो आपका रीच में नहीं है कॉमन पीपल की, क्योंकि थोड़ा महंगा पड़ता है, और इट इज ओनली इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दैट स्पेशल प्रोविजंस आर मेड टू एक्सटेंड सर्विसेज टू द कॉमन पीपल। लेकिन एक बात और है, जो हमारे मतलब गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने उड़ान स्कीम चलाई है, तो उड़ान स्कीम में उसमें कुछ प्रोविजंस है, उसमें जो किराया होगा वो थोड़ा 2500 से कम होगा, और कॉमन पीपल उसको अफोर्ड कर पाएंगे। उड़ान स्कीम में, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की स्कीम है इंडियन गवर्नमेंट की, तो उड़ान स्कीम में हम कॉमन पीपल जो है, कॉमन पीपल है, वो भी आपका एयर फेयर्स को अफोर्ड कर पाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए पोर्ट्स तो मैंने आपको बता दिए थे, बट यहाँ पे आप ये देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कुछ यहाँ पे राजा सेनसी एयरपोर्ट है, छत्रपति शिवाजी यहाँ पे एयरपोर्ट है, हैदराबाद में है एक आपका एयरपोर्ट। फ्रेंड्स ये सारे आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कुछ एग्जांपल्स दे रहे हुए हैं, जैसे केरला की जो कैपिटल त्रिवेंद्रपुरम, उसके बाद आपका कहाँ पे आपका मीनाभकम है, फिर आपका एक आपका कहाँ है, हैदराबाद है। तो ये सारे आपके कुछ एग्जांपल्स हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के। उसके बाद हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, दूर संचार की बात करते हैं, कि एवर सिंस ह्यूमंस अपीयर्ड ऑन द अर्थ दे हैव यूज्ड डिफरेंट मींस ऑफ कम्युनिकेशन, बट जो अब पेस चेंज हुआ है उसका हैज बीन रैपिड इन द मॉडर्न टाइम्स। लॉन्ग डिस्टेंस जो कम्युनिकेशंस हैं इज फार इजियर विदाउट फिजिकल मूवमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन और रिसीवर। पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन जो हम करते हैं वो आप किस मीडियम से थ्रू करते हैं, टेलीविजन, रेडियो, आपका प्रेस है, फिल्म्स है, प्रेस आपका न्यूज़पेपर निकालता है, बहुत सारी प्रेस रिलीज होती हैं,
तो यही हमारे सारे मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। इसके थ्रू हमें घर बैठे बैठे देश दुनिया के बारे में पता लगता रहता है, क्या क्या होता है वहां, क्या क्या नहीं होता है। फिर जो इंडियन पोस्टल नेटवर्क है, अगर आपको किसी को चिट्ठी भेजनी हो तो वो आपका लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है वर्ल्ड में। तो जाइए आप पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करिए और आप जो आपको कहना चाहते हैं किसी को, वो आपका दूसरे तक पहुंच जाएगा। लेकिन आजकल तो हमारे पास मोबाइल फोन्स आ गए, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इजी हो गई। किसी को कुछ बात बतानी है, यहां बैठे बैठे यूएस में किसी को फोन कीजिए और उसको आप कन्वे कर सकते हैं अपना मैसेज। उसके बाद जो आपके कार्ड्स और एनवलप्स होते हैं आर कंसिडर्ड फर्स्ट क्लास मेल्स। फर्स्ट क्लास मेल्स क्या होते हैं? कार्ड और एनवलप्स जिससे हम पोस्ट करते हैं। एंड आर एयर लिफ्टेड बिटवीन स्टेशन कवरिंग बोथ एंड लैंड एंड एयर। ये आपका एक से दूसरे स्टेशन से एयर लिफ्ट होती है और एक से दूसरी जगह आपके कार्ड्स और एनवलप्स पहुंचाए जाते हैं। फिर जो आपकी सेकंड क्लास मेल है वो उसमें क्या आते हैं? आपके बुक पैकेट्स आते हैं, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स आते हैं, पीरियोडिकल्स यानी कि जो मैगजीन्स होती है वो आती हैं। दे आर कैरिड बाय सरफेस मेल्स कवरिंग लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। ये आपके सरफेस के थ्रू आते हैं, जो लैंड और वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू। टू फैसिलिटेट क्विक डिलीवरी ऑफ दिस मेल्स इन लार्ज टाउन्स एंड सिटीज 6 मेल चैनल्स भी हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। और ये मेल चैनल्स आपके कौन से हैं? फर्स्ट है आपका राजधानी चैनल, दूसरा है आपका मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल एंड आपका है पीरियोडिक चैनल। पीरियोडिक आपका पीरियोडिकल आपकी क्या होती है? मैगजीन्स होती है फ्रेंड्स। फिर आपका एक प्रोग्राम है जो कि आपका डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, आपका अम्ब्रेला प्रोग्राम है। ये इंडिया को प्रिपेयर कर रहा है एक नॉलेज बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। फोकस जो है आपका डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम का वो है आपका बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू रियलाइज एंड आईटी टैलेंट। जो हमारे पास आईटी इंडस्ट्री का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का इंडियन का टैलेंट है उनको यूज करना है। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसको यूज करना है और एक इंडिया के आने वाले कल में एक इंडिया को टेक्नोलॉजी सेंट्रल बनाना है। तो जिससे कि हमारे पास बहुत सारे चेंज आए और लोग भी हमारा टेक्नोलॉजी यूज करना सीख जाएं। इंडिया एक डिजिटल इंडिया हो हमारा, जैसे कि आपका डिजिटल कैश सिस्टम होता है ना, आपका पेटीएम से आप पे करते हो, फोन पे से आप पे करते हो, आपको कैश नहीं लेना पड़ता है, तो वो होता है आपका डिजिटल वॉलेट्स होते हैं, आपके डिजिटल पेमेंट सिस्टम होता है। ऐसे ही हमारा पूरा इंडिया डिजिटल हो हर फील्ड में। इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क्स इन एशिया। टेलीकॉम नेटवर्क तो देखिए एशिया में चाइना के पास ही ज्यादा पॉपुलेशन है इंडिया के बाद। वो चाइना के बाद ही इंडिया की पॉपुलेशन है, नंबर सेकंड पे है। चाइना भी आती है तो चाइना का ऑब्वियस सी बात है, चाइना का जो टेलीकॉम नेटवर्क होगा वो आपका लार्जेस्ट होगा। बट इंडिया का साइज देखते हुए, उसकी पॉपुलेशन देखते हुए इंडिया का भी वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क है एशिया में। अगर हम अर्बन प्लेसेस को निकाल देते हैं तो मोर देन 2/3 ऑफ विलेजेस इन इंडिया, उन्होंने अभी हमारे पास देखिए जो एसटीडी वाली फैसिलिटीज होती है वो वहां पे आपकी पहुंच चुकी है, यानी कि सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग फैसिलिटी जिसको हम बोलते हैं। इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ग्रास रूट टू हायर लेवल, गवर्नमेंट ने 24 आवर्स एसटीडी फेस्टिवल हर विलेज में, एसटीडी फैसिलिटी हर विलेज में बनाई है और यूनिफॉर्म एसटीडी फैसिलिटीज हैं आपके सारे विलेजेस में। ये आपका पॉसिबल हुआ है बाय इंटीग्रेटिंग द डेवलपमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट्स के थ्रू आपका पॉसिबल हुआ है विद कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और जो आपका मास कम्युनिकेशन होता है वो आपका प्रोवाइड करता है आपका एंटरटेनमेंट और क्रिएट करता है अवेयरनेस, आपको जागरूक बनाता है अमंग पीपल अबाउट वेरियस नेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज। देखिए मास कम्युनिकेशन में आपका रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स एंड फिल्म्स आती है। जो आपका इंडियन गवर्नमेंट का इंडिया का रेडियो है आकाशवाणी, वो ब्रॉडकास्ट करता है आपका वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स नेशनल, रीजनल या लोकल लैंग्वेजेस में फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ पीपल, और ये स्प्रेड है आपका डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में। उसके बाद फ्रेंड्स इंडिया में न्यूज़पेपर्स भी हैं, आपके पीरियोडिकल्स भी हैं। न्यूज़पेपर जो पब्लिश होते हैं इंडिया में वो 100 लैंग्वेजेस या फिर लोकल जो डायलेक्ट्स होते हैं उनसे ज्यादा होते हैं। हिंदी फॉलोड बाय उर्दू, सबसे ज्यादा हिंदी में आपके न्यूज़पेपर्स आपके आते हैं, फिर आपके इंग्लिश में, फिर आपके उर्दू में। इंडिया जो लार्जेस्ट है वो आपका फीचर फिल्म्स का प्रोड्यूसर है पूरा वर्ल्ड में। इट प्रोड्यूसेस शॉर्ट फिल्म्स, वीडियो फीचर फिल्म्स एंड वीडियो शॉर्ट फिल्म्स। जो इन चीजों को जो परमिशन देता है इंडियन और फॉरेन फिल्म्स को, वो है आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ये आपकी अथॉरिटी है फ्रेंड्स। फिर हम चलेंगे इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ। देखिए इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? ये हमारे पास जो एक्सचेंज होता है गुड्स का, सर्विसेज का अमॉन्ग पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज इज रेफर्ड टू एज ट्रेड। ट्रेड हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स का कहते हैं, गुड्स और सर्विसेज का ट्रेड कहते हैं अमंग पीपल, अमंग स्टेट एंड अमंग कंट्रीज। जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, टू इंडिपेंडेंट कंट्रीज को हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। और ये ट्रेड आपका होता है, इट में टेक प्लेस थ्रू सी, एयर और लैंड रूट्स। देखिए अगर हमें यूएसए से कोई ट्रेड करना है तो वो आपका एयर और सी के थ्रू ही हो सकता है, क्योंकि यूएसए तो हमारे पास हमारे लैंड से हमारे बॉर्डर को टच नहीं करता है। बट अगर हमारा जो ट्रेड होता है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और आपका पाकिस्तान के साथ, वो हमारा आपका लैंड से भी होता है, एयर से भी होता है और आपका शिप से भी हो सकता है, यानी कि वाटर से हो सकता है। जो आपका लोकल ट्रेड होता है फ्रेंड्स, ये आपका सिटीज, टाउन्स और विलेजेस में कैरिड किया जाता है स्टेट लेवल पे या फिर बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स। एडवांसमेंट जो है इंटरनेशनल ट्रेड की ऑफ अ कंट्री, ये अगर देखिए जिस कंट्री का इंटरनेशनल ट्रेड अच्छा है उस कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी अच्छी होगी। इट इज देयरफॉर
कंसीडर्ड इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑफ द कंट्री। अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड, कोई कंट्री ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही है, इंपोर्ट कम कर रही है, तो जो उसका इकोनॉमिक आपकी प्रॉस्पेरिटी होगी वो ज्यादा अच्छी होगी। बैलेंस ऑफ ट्रेड उसके लिए आपका पॉजिटिव होना चाहिए, इसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड को हम इकोनॉमिक बैरोमीटर मानते हैं, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ को, इकोनॉमिक जो आपकी प्रॉस्पेरिटी है उसको मेजर करने का एक तरीका है आपका इंटरनेशनल ट्रेड। एज द रिसोर्सेज जो हमारे पास है वो आपके स्पेस बाउंड है, अलग अलग जगह पूरे वर्ल्ड में हमारे रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कोई भी कंट्री आपके सर्वाइव नहीं कर सकती विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड। जैसे कि हमें इंडिया को भी पेट्रोलियम चाहिए होता है, 82% अपना हम रिक्वायरमेंट का जो पेट्रोलियम जितना हमें लगता है उतना, उसका 82% हम इंपोर्ट करते हैं फॉरेन कंट्रीज से। नेचुरल गैस भी हम इंपोर्ट करते हैं और बहुत सारी चीजें हम एक्सपोर्ट भी करते हैं जो हमारे पास एक्स्ट्रा है दूसरी कंट्रीज को, और बहुत सारी चीजें हम इंपोर्ट भी करते हैं दूसरी कंट्रीज से। फिर जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है ये आपके दो कंपोनेंट है आपके ट्रेड के। बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है किसी भी कंट्री का इस डिफरेंस बिटवीन इट्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। देखिए जब कोई कंट्री आपके एक्सपोर्ट ज्यादा करती है, जैसे मान लीजिए इंडिया ने एक्सपोर्ट किया 100 रुपीज का, इंडिया ने इंपोर्ट किया 80 रुपीज का, तो जो हमारे पास बैलेंस ऑफ ट्रेड रहा ना वो होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20, तो हमारे पास बैलेंस ऑफ ट्रेड रहेगा पॉजिटिव कि हाँ इंडिया ने कुछ पैसा कमाया। अगर इंडिया एक्सपोर्ट्स करती है आपके 50 रुपीज के, इंपोर्ट कर लेती है आपके 100 रुपीज के, तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड रहेगा आपका वो रहेगा आपका नेगेटिव कि इंडिया ने 50 रुपीज बाहर वाली कंट्रीज को दिए, कमाया कम है। जो आपका ऑन द कॉन्ट्ररी इफ द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, तो वो आपका अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड्स कहा जाता है। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है फ्रेंड्स। फिर ये जो आपकी कमोडिटीज का कितना इंडिया किस में ट्रेड करती है वो हम अभी फिगर में देखेंगे। फ्रेंड्स जो आपकी एक्सचेंज होती है कमोडिटीज गुड्स हैव बीन सुपरसीडेड बाय द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। ये क्या है फ्रेंड्स, ये कहते हैं जो आईटी इंडस्ट्री है जो हमारे पास सर्विसेज प्रोवाइड करती है, अब हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं सर्विसेज को। देखिए जो सर्विसेज में हमारा जो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है वो हमारा फेवरेबल होता है, बट जो हम गुड्स में आपका ट्रेड करते हैं वो हमारा अनफेवरेबल ट्रेड होता है। इंडिया एमर्ज कर गई एक सॉफ्टवेयर जायंट और पूरे वर्ल्ड में अपनी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर आईटी टेक्नोलॉजी की सर्विसेज को एक्सपोर्ट करती है एट द इंटरनेशनल लेवल और अर्निंग लार्ज फॉरेन एक्सचेंज थ्रू द एक्सपोर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए फ्रेंड्स ये डाटा मैं आपको जून 2020 का दिखा रहा हूं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट से। देखिए मर्चेंडाइज का मतलब होता है आपका जो आपने गुड्स, यानी कि 2020-2021 में जो आपका ईयर है, जुलाई 2020 का डाटा है, जो हमने एक्सपोर्ट किया है गुड्स में वो कितना एक्सपोर्ट किया है 74.96 बिलियन डॉलर का, और जो हमने इंपोर्ट किया है गुड्स में वो किया है आपका 88.91 बिलियन डॉलर का। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका ट्रेड डेफिसिट आ गया, यानी कि जो आपका गुड्स में आपका जो ट्रेड कर रहा है इंडिया इंटरनेशनली वो आपका फेवरेबल नहीं है। 13.95 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट आया है क्योंकि हमने एक्सपोर्ट कम का किया है और इंपोर्ट ज्यादा का किया है। उसके बाद अगर हम सर्विसेज की बात करते हैं तो हमने एक्सपोर्ट किया है आपका 66.86 बिलियन डॉलर का और इंपोर्ट किया है हमने बहुत कम का 38.85 बिलियन का। तो यहां पे जो सर्विसेज में आपका जो आपका फेवरेट ट्रेड आया है जो आपका वो आया है आपका पॉजिटिव में, यानी कि यहां पे फेवरेबल आपका क्या हुआ है, बैलेंस ऑफ ट्रेड हुआ है, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। और यहां पे हमने ज्यादा पैसे, ज्यादा एक्सपोर्ट किया है, कम इंपोर्ट किया है। उसके बाद अगर हम ओवरऑल ट्रेड की बात करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को प्लस कर देते हैं, तो एक्सपोर्ट जो हमने किया है वो 141.82 बिलियन डॉलर का किया है, एक्सपोर्ट ज्यादा किया है, इंपोर्ट कम किया है। तो इसकी वजह से हमारे पास ट्रेड सरप्लस हो गया है और इंडिया का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो आपका पॉजिटिव है। टोटल गुड्स में हम पीछे हैं अभी, सर्विसेज में हम अच्छा कर रहे हैं, ओवरऑल हमारे पास थोड़ा सा सरप्लस है। फ्रेंड्स जो 10 टॉप की कमोडिटीज होती हैं जो हम इंडिया हमारा इंपोर्ट करता है, देखिए किस किस में हमारे पास क्या क्या जाता है। फर्स्ट है हमारे पास मिनरल फ्यूल ऑयल्स हैं जो कि 32% टोटल इंपोर्ट, जिसमें हमारा क्रूड पेट्रोलियम भी आता है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। जेम्स, प्रीशियस और मेटल्स भी हम इंपोर्ट करते हैं 12.2%। फिर इलेक्ट्रिकल मशीनरी 10.5% ऑफ टोटल इंपोर्ट्स है फ्रेंड्स ये। फिर मशीनरी इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स 9.2, ऑर्गेनिक केमिकल्स 4.3, प्लास्टिक्स 3.1, आयरन और स्टील 2.4, ऑयल जो हमारे पास वेजिटेबल ऑयल, एडिबल ऑयल, वैक्सेस 2%। उसके बाद आपके 6 नंबर पे प्लास्टिक्स आते 3.1%, 7th पे आयरन एंड स्टील 2.4%, 8th पे ऑयल, एडिबल ऑयल्स और वैक्सेस है 2%, ऑप्टिकल, टेक्निकल, मैकेनिकल जो एप्रेटिसेस होते हैं आपके वो 2% है। और लास्ट में हम फर्टिलाइजर्स भी इंपोर्ट करते हैं 1.5% वो हमारे टोटल इंपोर्ट्स का बनता है। फ्रेंड्स मैंने अलग अलग कमोडिटीज नहीं दी, आपको एक तरह से बता दिया है। फिर देखिए हम यहाँ पे इंडिया में क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं। कुछ हमारे जो पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के बाद जो क्रूड पेट्रोलियम हम इंपोर्ट करते हैं उसकी रिफाइनिंग बाद हमारे पास कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकलते हैं उससे, तो वो हम 14.10% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स करते हैं। प्रीशियस स्टोन्स और जेम्स होते हैं वो 7.78% है। ड्रग्स है
है हमारे पास फॉर्मुलेशन ऑफ बायोलॉजिकल्स, वो अराउंड 4.3% होता है। गोल्ड और अदर मेटल की जो ज्वेलरी होती है, प्रीशियस मेटल की जो ज्वेलरी होती है, वो 3.9%, अराउंड 4% हम एक्सपोर्ट करते हैं। आयरन और स्टील हम अराउंड 3%, ऑर्गेनिक केमिकल्स 2.8%, कॉटन एंड एक्सेसरीज 2.6%, मोटर व्हीकल्स और ऑटोमोबाइल्स भी हम एक्सपोर्ट करते हैं 2.5%, इलेक्ट्रिक मशीनरी और इक्विपमेंट्स 2.5%, और प्रोडक्ट जो होते हैं हमारे पास आयरन और स्टील के, वो भी हमारे पास 2.5% एक्सपोर्ट होते हैं। और लिस्ट तो बहुत लंबी हो सकती है फ्रेंड्स, आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट पे जाके देखो तो वहां आपको पूरी लंबी लिस्ट मिलेगी। देखिए उसके बाद जो आपका टूरिज्म एज अ ट्रेड है, टूरिज्म भी आपका ट्रेड है, क्योंकि आपका टूरिस्ट अगर आपके आएंगे कहीं से तो वो भी आपका एक अच्छा ट्रेड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इंडिया सब्सटेंशियली ग्रो कर रहा है लास्ट 3 डिकेड्स में, और इंडिया का 2015 में था फॉरेन एक्सचेंज, वो था आपका 135,193 करोड़, यानी कि 1,35,193 करोड़ फॉरेन एक्सचेंज था इंडिया का 2015 में। देखिए फ्रेंड्स, जो 2019 में 2015 की फिगर दी हुई थी, अगर हम 2019 की बात करते हैं तो आपका यहाँ पे कितना है, आपका यहाँ पे देखिए जो आपका फ्रेंड्स टूरिज्म से जो आपके ट्रेड से आया ना, वो हमारा कितना आया था। देखिए प्रीवियस ईयर से 2019 की अगर हम बात करें तो हमारा आया 2,10,981 करोड़ आया इससे, और ग्रोथ कितनी हुई हमारे पास, ग्रोथ हुई हमारे पास 4.8% की 2018 से, 2018 के बाद 4.8% की ग्रोथ हुई 2019 में, और इतना रेवेन्यू हमारे पास टूरिज्म से आया। उसके बाद हम कहते हैं कि 2019 में 2.93 मिलियन जो फॉरेन टूरिस्ट आए वो हमारे पास ई टूरिस्ट वीजा पे आए, और ग्रोथ हुई हमारे पास 23.6% की। तो ये है फ्रेंड्स हमारे पास इसके जो आंकड़े हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिर उसके बाद टूरिज्म जो है वो आपके इंटीग्रेशन प्रमोट्स करता है, अलग अलग लोगों की कंट्री, अलग अलग कंट्री में जाते हैं, उनका कल्चर सीखते हैं और सारी चीजें उनकी सीख जाते हैं फ्रेंड्स, वहां का कल्चर देखते हैं, लैंग्वेज देखते हैं, उनका रहना खाना पीना सब चीज वो अपने वो कुछ चीजें उनमें से वो अपना भी लेते हैं, और ऐसे ही हमारी कंट्री के जब लोग दूसरी कंट्री में जाते हैं अपना कल्चर फैलाते हैं। एक तरह से टूरिज्म से जब दो लोग एक दूसरे की कंट्रीज में जाते हैं तो एक तरह से इंटीग्रेट होता है, पूरा जो वर्ल्ड है वो एक ही गांव की तरह, कहते हैं ना एक ग्लोबल विलेज है, वन ग्लोबल विलेज पूरा वर्ल्ड लगता है जब हमारे पास एक दूसरी कंट्रीज में लोग आते जाते रहते हैं टूरिज्म के नाम पे। और ये सपोर्ट करता है टू लोकल हैंडीक्राफ्ट्स एंड कल्चरल परस्यूट्स, क्योंकि जो आपके दूसरे जगह से लोग आते हैं, दूसरे कंट्रीज से लोग आते हैं, वो हमारे यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स को बहुत पसंद करते हैं, हमारे यहाँ जो कल्चर है वो उसको बहुत पसंद करते हैं। ये हेल्प करता है आपका डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर कल्चर एंड हेरिटेज। मैंने जैसे आपको बताया हमारे कल्चर और हेरिटेज को समझने में उनकी हेल्प करता है, और वो एक दूसरे कंट्रीज में जाके एक दूसरी कंट्री के कल्चर और हेरिटेज को लोग समझते हैं। फॉरेन टूरिस्ट वीजास फॉर हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, मेडिकल एंड बिजनेस टूरिज्म हमारी कंट्री अब दूसरे फॉरेन कंट्रीज के बंदों को प्रोवाइड करा रही है। बहुत ज्यादा वास्ट पोटेंशियल है फॉर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन एवरी पार्ट ऑफ कंट्री। देखिए हमारी कंट्री में हर एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं, हिल्स हैं, बीच है आपका, उसके बाद घने फॉरेस्ट है आपके बहुत सारी चीजें जो भी टूरिज्म के लिए चाहिए होती है वो है, बस जरूरत है उन्हें डेवलप करने की, और हम टूरिज्म से बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज कमा पाएंगे। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू प्रमोट डिफरेंट टाइप ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्रीज फॉर दिस अपकमिंग इंडस्ट्रीज। इसके लिए स्वदेश दर्शन भी स्कीम चलाई है, आपके रिलीजियस सर्किट्स को जोड़ा जा रहा है और बहुत सारी चीजें होती जा रही हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे पास आज का आपका ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये चैप्टर हमारा अच्छा लगा है, डाटा हमने सारा दिया है, लेटेस्ट डाटा है, तो प्लीज हमारे पास वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स, और कमेंट करके हमें बताइए आपको ये हमारा चैप्टर कैसा लगा है। आपकी कमेंट से हमें बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।